हेलो एवरीवन। तो इस ड्रामे का स्टार्ट होता है हमारी फीमेल लीड के इंट्रोडक्शन से, जिसका नाम लीशु है। लीशु एक स्मार्ट और अच्छी लड़की है और इसके साथ साथ वो जॉब करती है एज अ ड्रेस डिजाइनर एक कंपनी में। लेकिन आज उसका दिन बहुत खराब होने वाला है। इनफैक्ट हम कहें कि वो पनौतियों की सिकंदर होने वाली है तो गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो बस में उसके पास कॉइन ज्यादा देने पड़ जाते हैं और उसके बाद उसके हाथ में अम्ब्रेला भी नहीं थी जो बस में छूट गई थी। मौसम भी खराब हो गया था। और उसके बाद आज के दिन का सबसे बड़ा बॉम्ब उसके सर पर तब गिरता है जब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया है। वो बेचारी इतनी मेहनत से काम करती थी, छुट्टियां भी नहीं मांगती थी, इवन के वो रिलेशनशिप में भी नहीं थी। और उसके पास इसी कंपनी में काम करने का 10 साल का एक्सपीरियंस भी था। लेकिन उसका बॉस कहता है इस सब कामों के बदले आज तुम्हें सिर्फ एक फेयरवेल पार्टी ही मिलेगी। लीशु बेचारी की जबरदस्ती की फेयरवेल पार्टी में हर कोई बहुत इंजॉय कर रहा होता है सिवाय लीशु के, जिसे बॉस पर बहुत गुस्सा था। वो बहुत उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे जॉब से ना निकाले, लेकिन उन्होंने उसकी जगह एक 20 years ओल्ड एक स्मार्ट सी नई सी लड़की वहां पर हायर कर ली थी। ये देख कर लीशु बेचारी बहुत ज्यादा हर्ट होती है और बहुत ड्रिंक भी करती है। लीशु आज बहुत बुरा फील कर रही थी। उसकी एज अर्ली 30s में थी और उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे एक यंग लड़की को उसकी जगह देकर उसके साथ इनजस्टिस किया गया है। और इसी बात का गुस्सा वो ड्रंक होकर बहुत सी स्कूल गर्ल्स पर भी निकालती जो एज में उससे कम थी। उसके बाद हमें दिखाते हैं एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ को, जिसका नाम यू हाउ है, और वो एक मैगजीन को अपना इंटरव्यू दे रहा होता है। यू हाउ की कंपनी खुद तो एक बहुत बड़ा ब्रांड थी, लेकिन यू हाउ बहुत सिंपल और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इंसान था। उसने ना तो अभी तक अपनी कोई फैक्ट्री रखी थी और ना ही अपनी कार को चलाने के लिए एक शोफर, क्योंकि उसे एग्जैजुरेशन पसंद नहीं था। वो हर छोटे छोटे मसले अपनी लाइफ के खुद ही एक्सपीरियंस करना चाहता था। उसकी यही सिंप्लिसिटी शायद उसकी कंपनी को बहुत ऊपर तक ले गई थी। अब यू हाउ की कंपनी में काम करने वाले एक लड़के को दिखाते हैं। उसका नाम सॉन्ग था। सॉन्ग बहुत यंग और एनर्जेटिक टाइप का लड़का था। काम पे हमेशा ही वो बहुत ज्यादा एफर्ट करता था। इतना जल्दी जल्दी हर काम को करता था कि अक्सर वो काम उल्टे ही हो जाते थे। आज भी उसकी कंपनी एक फैशन शो में अपना एक पर्ल भूल जाती है। वो पूरा का पूरा ज्वेलरी बॉक्स लेकर उसी फैशन शो में पहुंच जाता है। लेकिन बैड लक में वो भी बिल्कुल लीशु का मुकाबला करता था। वहां पर वो सारे पर्ल्स फैल जाते हैं और उनको ढूंढते ढूंढते एक पर्ल के पीछे पीछे वो मॉडल्स की तरह रैंप पर ही पहुंच जाता है। अब वो देखता है तो एकदम ऑकवर्ड फील करता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी उसमें भर भर के भरा हुआ था। अब वो यहाँ पर अपनी ऑकवर्डनेस को खत्म करने के लिए एकदम कैट वॉक करना स्टार्ट कर देता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वो इसी कंपनी का मॉडल हो। लेकिन उसकी ओवर एक्टिंग कुछ ज्यादा ही हो गई थी और इसी बात पर उसे बाद में बहुत मार भी पड़ती है, क्योंकि इस फैशन शो में बहुत सारे चीफ गेस्ट आए हुए थे जिनमें उनकी कंपनी का सीईओ भी शामिल था। जबकि उधर लीशु बेचारी अपनी नई जॉब के लिए हर जगह मारी मारी फिर रही होती है। लेकिन जहां पर भी कोई उसे देखता है कि वो 30s में है तो एकदम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। इवन कि एक आदमी तो कहता है कि तुम मुझसे भी 4 साल बड़ी हो, किसी यंग और एनर्जेटिक लड़की को ही जॉब पर रखेंगे। जबकि उधर बेचारे सॉन्ग की क्लास लग रही होती है तो ऊपर से सीईओ यू हाउ आता है और कहता है कि असल में सच बताऊं तो गलती उन लोगों की थी जो अपना पर्ल वहां पर भूल आए थे। ये तो बेचारा सबका सर्वाइवर बना हुआ था। वो ऑर्डर करता है कि इस सॉन्ग को कोई भी सजा नहीं मिलेगी। उधर लीशु को उसका एक लैंडलॉर्ड, जिसे वो अपना बड़ा भाई समझती थी, वो उसे एक जगह पर जॉब के लिए रिकमेंड कराता है। लेकिन लीशु को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी छोड़कर वो एक छोटी सी टेलर के पास आ चुकी थी। वो टेलर थोड़ी देर के लिए उसे जॉब पर छोड़कर एक काम से बाहर जाती है और यहाँ पर लीशु की छोटी बहन जैन पहुंच जाती है, जो उसे देख लेती है। जैन थोड़ी सी और तबीयत की थी। वो एक दफा शरारतों में वहां से एक ड्रेस ही चुरा कर निकल जाती है जो उसे बहुत पसंद आया था। उसे लगा था उसकी सिस्टर का स्टोर है, वो संभाल लेगी। लेकिन एक्चुअली जब वो टेलर वापस आती है तो उस पर बहुत गुस्सा करती हैं और उसे चोर और पता नहीं क्या क्या कहकर बहुत मारती हैं और कहती हैं कि हर हाल में वो ड्रेस वापस आना चाहिए। अब उसी ड्रेस की तलाश में लीशु अपनी बहन जन के पीछे पीछे होती है। उसे पता चलता है कि वो एक क्लब में गई हुई है और इत्तेफाक से उसी क्लब में सॉन्ग भी आया होता है अपने एक फ्रेंड के साथ। जन जैसे ही वहाँ पर लीशु को देखती है तो उस ड्रेस को उस लड़के को पकड़ा देती है। वो लड़का आगे सॉन्ग को पकड़ा देता है और लीशु वो तो उस ड्रेस के पीछे पीछे सॉन्ग के सामने आकर खड़ी हो जाती है, उससे छीनने लगती है। वो दे नहीं रहा था कि उस लड़की की अमानत है। और इनकी इसी तरह की फाइट में एकदम से लीशु पीछे गिरती है और एक ड्रिंक उड़ती हुई उसके बाद नीचे गिरती है। कपड़े भी खराब हो जाते हैं और साथ ही साथ इतना बवाल मचता है कि उस नाइट क्लब में ही आग लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में एक गैंगस्टर टाइप के इंसान ने उन दोनों को पकड़ा हुआ था जो दोनों फाइट कर रहे होते हैं और वो उनको कहता है कि 5 लाख का मेरा साउंड सिस्टम था जो जला है, ये पे कर दो और फिर तुम लोग जा सकते हो। अब ये सुनकर दोनों बैड लक के मास्टर सॉन्ग और लीशु आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे थे। इतने में उनको एक विंडो नजर आती है जहाँ से वो भाग सकते हैं।
लीशु पहले उस विंडो में चढ़ जाती है और वादा करती है कि सॉन्ग को वो पकड़कर बाहर निकालेगी। लेकिन जैसे ही सॉन्ग ने बाहर निकलना था, लीशु को उसे छोड़कर जाना पड़ता है क्योंकि कुछ शोर की वजह से उन गैंगस्टर बॉयज ने उनको देख लिया था। अब लीशु तो वहां से भाग गई थी और सॉन्ग बेचारा बहुत बुरी तरह से पिट गया था। उसके ऊपर 5 लाख का लोन चढ़ चुका था उन्हीं गैंगस्टर्स की तरफ से। अब उसे जागते हुए भी बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं। हर मीटिंग में, ऑफिस में, हर जगह वो यही सोच रहा होता है कि वो इतना कर्जा कैसे चुकाएगा। और साथ ही साथ उसके दिल से बददुआएं निकलती हैं लीशु के लिए, क्योंकि उसे लगता था ये सारा कुछ उसकी वजह से हुआ है। जबकि लीशु घर जाकर अपनी बहन पर गुस्सा करने लगती है और उसकी बहुत सी चीजें भी तोड़ती है। कहती है तुम्हारी वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ है। लेकिन हमेशा की तरह से मॉम आती है और जेन की ही साइड लेने लग जाती हैं। वो लीशु को ही गलत कहती हैं। और जब उनको पता चलता है कि उनकी बेटी फायर भी हो चुकी है, तो उसको बजाय तसल्ली देने के वो कहने लगती हैं कि तुम्हें अपनी बहन से लड़ाई करने की बजाय नई जॉब तलाश करनी चाहिए। अब लीशु बहुत ज्यादा सैड हो गई थी। एक्चुअली उसकी लाइफ का एक और रुख भी था। उसकी मॉम ही उसकी सिंगल पेरेंट थी और छोटे होते ही बहुत मुश्किलों से और गरीबी की हालत में उन्होंने उसे पाला था। लीशु को शुरू से ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास था। वो स्कूल के जमाने से ही ड्रेस डिजाइनिंग में बहुत अच्छी थी और उसका एडमिशन एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में हो गया था। लेकिन अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से उसने इनकार कर दिया, बल्कि अपनी मॉम को सपोर्ट किया एक छोटी सी जॉब करके। और इसी वजह से उसने कभी अपनी लाइफ में कुछ स्पेशल देखा ही नहीं था। वो रिलेशनशिप में भी कभी नहीं थी, कभी डेट नहीं किया था, क्योंकि पहले वो अपना कैरियर बनाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद लीशु देखती है कि उसके एरिया में जगह जगह उसके पोस्टर्स लगे हुए हैं। सीसीटीवी में से उसकी फोटो लेकर उसी लड़के सॉन्ग नहीं जगह जगह पोस्टर चिपकाए हुए थे कि ये लड़की वांटेड है। अब लीशु उसे फोन करती है, उसे धमकाती है कि प्लीज आइंदा मेरे पोस्टर ना पोस्ट करना, ये सारी तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी वजह से ही वहां पर आग लगी थी। और बेचारा सॉन्ग, उसे तो इस लोन की वजह से अपनी प्यारी बाइक भी बेचनी पड़ जाएगी। लीशु परेशान सी जब घर वापस आती है तो उसकी सिस्टर जैनू से कहती है कि तुम थोड़ी सी भी परेशान ना हो, क्योंकि मुझे एक नया मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, उसके बाद मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। लेकिन अगले ही दिन सुबह ही सुबह उसे पता चलता है कि ये मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट वो उसी के ही गले डाल के जा रही है। एक्चुअली उसे एक और जगह काम मिल गया था, वो चाहती थी कि उसकी सिस्टर उसकी जगह एक मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट पर चली जाए। अब लीशु को फौरन से लग रहा था कि ये काम मैंने कभी भी नहीं किया। हील्स कैसे पहनूंगी, कपड़े कौन से पहन के जाऊंगी, और क्या मैं एज में इतनी कम लगती हूँ। लेकिन वाकई उसका बेबी फेस था। उसकी मॉम कहती है कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि तुम जन से इतनी बड़ी हो, हर कोई तुम्हें मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। अब लीशु उसी स्टाइल कंपनी में आई हुई थी जहाँ का सीईओ यू हाओ था, और उसने एक फनी सी स्कर्ट पहनी होती है जो रास्ते में उतर जाती है, उसे पता ही नहीं चलता, और वो एलिवेटर में घुस जाती है यू हाओ के साथ। और जब वो उसे रियलाइज कराता है कि उसके साथ क्या हाल हुआ है, तो वो बहुत शर्मिंदा होती है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके फेस को छुपाए या खुद को छुपाए। अब वो शर्मिंदा शर्मिंदा सी किसी तरह से वापस जाती है और अपनी स्कर्ट पहनकर दोबारा से वहां पहुंच जाती है। वहां की मैनेजर उसे देखते ही उस पर गुस्सा करने लगती है। कहती है कि तुमने सीवी में झूठ लिखा है। अब लीशु को लगा था कि ये मेरी एज की वजह से मुझे पकड़ने वाली है, लेकिन नहीं, एज तो वो एकदम 20s की ही लगती थी। वो उसे हाइट की वजह से पकड़ लेती हैं। अब लीशु को तो हर हाल में काम चाहिए था और पैसे कमाने थे, क्योंकि उसके पास रेंट और खाने पीने के पैसे भी नहीं थे। लेकिन लीशु को ये नहीं पता था कि इसी कंपनी में सॉन्ग भी काम करता है, जो कि आजकल उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है। अब लीशु यहाँ पर उनके कपड़ों की मॉडलिंग के साथ साथ उनकी ऑड जॉब्स भी किया करेगी। इतने में वहां पर सीईओ भी विजिट करने के लिए आ जाता है, और यूहाओ जैसे ही उसे देखता है, लीशु वहां की टेम्परेरी मॉडल कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करना स्टार्ट कर देती है। उसने कभी भी मॉडलिंग नहीं की थी, उसे कोई भी पोज ढंग से आता ही नहीं था। यूहाओ को लगता है कि सुबह एलिवेटर वाला इंसिडेंट, उसके बाद ये हरकतें, ऑफ कोर्स ये लड़की कोई नमूना ही लग रही थी। इतने में वो लोग जब वहां से जा रहे होते हैं तो सबके सामने वो यूहाओ को रोकती है और उसे वही मैगजीन वापस करने लगती है जो उस टाइम पे उसने उसे कवर करने के लिए दी थी। लीशु को ऑफिस में बहुत से छोटे छोटे काम करने पड़ते थे, जैसे कॉफी बनाना और जॉब्स करना। इसी तरह से वो कॉफी बना रही थी, डिस्पेंसर खाली था। इतनी बड़ी वो केन कैसे उठाती, सॉन्ग सोचता है। इतनी स्टाइलिश सी नई सी मॉडल खड़ी है, क्यों ना मैं इसकी हेल्प करूं। लेकिन जैसे ही वो उसका फेस देखता है तो वो हैरान रह जाता है। ये तो वही वांटेड गर्ल है जिसकी उसे इतनी तलाश। लीशु भी गुस्से में उसके ऊपर बॉटल गिराती गिराती खुद ही उसके ऊपर गिर जाती है। अब वो दोनों बहुत एम्बेरस होते हैं, और उसके बाद सॉन्ग तो उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मेरे पैसे वापस चुकाओ। 5 लाख का नुकसान हुआ था, 2.5 लाख तुम दोगी, 2.5 लाख मैं। और इसके साथ साथ वो बहुत दुखी भी हो जाता है और कहता है पता है तुम्हारी वजह से मुझे अपनी पत्नी को बेचना पड़ा, और मेरी नजरों के सामने कोई फोर्सफुली मेरी बाइक को राइड करता हुआ मेरी पत्नी को मुझसे दूर ले गया। ईशु पहले तो सीरियस होने लगती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अपनी बाइक को अपनी पत्नी कह रहा था, तो वो कहती है अब तो कंफर्म हो गया तुम एक साइकोपैथ हो, इसकी तुम मुझे क्या कॉम्पनसेशन दोगे।
अब लीशु आगे से उसे झगड़ा करने लगती है और कहती है मेरी रेपुटेशन का क्या, जगह जगह तुमने मेरे पोस्टर लगवा दिए कि मैं वांटेड हूँ। उनकी लड़ाई तो खत्म होनी नहीं थी, लेकिन इतने में एक मीटिंग का टाइम हो जाता है। वहां पर लीशु एज अ मॉडल उनके कुछ ड्रेसेस को प्रेजेंट कर रही होती है। और इस मीटिंग में भी जहां पर मौका मिलता था सॉन्ग उसे जान से मारने की धमकियां देता रहता है। इतने में यू हाउ को एक कॉल आती है कि मैकेनिक उसकी कार वापस लेकर आ गया है क्लीनिंग करने के बाद, लेकिन वो अपनी कार चेक करता, इसके लिए वो थोड़ा सा बिजी था। इतने में लीशु को उसकी एक एम्प्लॉई अपनी हेल्प करने को कहती है कि प्लीज पार्किंग में जाओ और मेरी गाड़ी से कुछ सामान लेकर आ जाओ। अब लीशु बहुत मजे से जब पार्किंग में जाती है तो वहां पर एक आदमी खड़ा होता है जो उसे सीईओ की गाड़ी की चाबियां दे देता है, कहता है अपने बॉस को दे देना। लीशु ने इतनी प्यारी कार पहली दफा अपने इतने करीब से देखी थी, उसके हाथ में कीज भी थी, तो वो मौके से फायदा उठाकर एक दफा उसमें बैठकर थोड़ा मजा ही ले रही होती है कि इतने में सॉन्ग आ जाता है और कहता है कि अच्छा तुम तो बहुत अमीर हो और मुझसे झूठ बोलती हो कि तुम्हारे पास थोड़े से भी पैसे नहीं। लीशु बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने कितना दर्द सहा है अपनी बाइक से दूर होने का। इसके साथ ही वो अपनी जेब से कीज निकालता है और उस गाड़ी पर स्क्रैच डालना स्टार्ट कर देता है। और उसी समय यू हाउ भी वहां पहुंच चुका था। वो फौरन से सॉन्ग को कहता है कि क्या तुम्हारी मुझसे कोई स्पेशल दुश्मनी है, तुम कैसे बेदर्दी से मेरी कार पर स्क्रैचिंग कर सकते हो। अब ये सुनकर तो सॉन्ग का रंग ही उड़ जाता है। अब बस फिर क्या, वो लोग तो सीईओ से माफिया मांग रहे होते हैं, लेकिन आगे से यू हाउ कहता है कि माफी तो नहीं मिलेगी, कंपनसेशन देनी पड़ेगी, रिपेयरिंग कॉस्ट तुम ही बेयर करोगे। अब सॉन्ग को इतना गुस्सा आ रहा था, वो लीशु से कहता है ये भी तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम गर्ल ना होती तो मैं अभी तक तुम्हें पंच कर चुका होता, कोई शक्ल भी ना पहचानता तुम्हारी। और उसके फॉरहेड पर अपना अकाउंट नंबर पेस्ट करके कहता है कि जल्दी से जल्दी मेरे पैसे वापस करो। लेकिन लीशु कहती है अगर तुम मारना चाहते हो तो बेशक मार लो, लेकिन पैसा मेरे पास एक भी नहीं है। लेकिन सॉन्ग भी किसी से कम नहीं था। अब वो दोनों इकट्ठे काम करते थे तो उसने भी एक तरीका निकाल लिया था उससे पैसे निकलवाने का। वो अक्सर उसकी ड्रिंक्स उठाकर भाग जाता था, इसके साथ साथ उसकी ग्रोसरीज में अपना भी बिल ऐड करा दिया करता था। इवन कि वो उसी के कार्ड पर बस में ट्रैवल भी कर लिया करता था। उसने यही प्लान किया हुआ था कि चलो इसी बहाने थोड़े थोड़े करके कुछ पैसे तो वो रिफंड करा ही लेगा। और उसके बाद हमें यू हाउ को दिखाते हैं। उसकी लाइफ कुछ सिंपल नहीं थी, वो एक डिवोर्सी था, इवन कि उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी जो कि अपनी मॉम की कस्टडी में थी। जबकि लीशु बेचारी उसी ऑफिस में एज अ ट्रेनी थोड़े से अरसे के लिए काम करने आई थी, लेकिन सारे ही अपनी हैसियत के मुताबिक जितना काम उसे निकलवा सकते थे निकलवाते रहते थे। हर कोई अपना छोटा बड़ा काम उसी से कराता था, उसे सारा दिन भगाया जाता था, इसके साथ साथ बातें भी सुनाई जाती थी। और सॉन्ग तो वैसे ही समझता था कि उसका लीशु पर बहुत अधिकार है, क्योंकि उसने उसका डेप्ट जो पे करना था। वो उससे कहता है कि सीईओ की गाड़ी की रिपेयर के लिए 50,000 चाहिए, मेरा ये ब्रांडेड बैग तुम मॉल में जाकर वापस करके आओ और पैसे लेके आओ। अब लीशु जैसे ही ये काम करने के लिए जा रही होती है तो वहां पर मॉल में उसे अपनी एक स्कूल की फ्रेंड नजर आती है जिसका नाम जॉन था। अब लीशु जैसे ही उस ब्रांडेड शॉप में जाती है तो वो कहते हैं कि आपके पास इस ब्रीफ केस की ना तो कोई वारंटी है और ना ही कोई रसीद है, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है ही नहीं। लीशु की बहुत इंसल्ट होती है और वहां से जाते जाते वो एक लड़की में टकरा जाती है, और ये था एक नया करेक्टर जिसका नाम जियांग था। उस लड़की को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसका क्रेडिट कार्ड मिसिंग था, तो वो वापस से सिक्योरिटी को कहकर लीशु को अंदर बुलवाती है। और शॉप की सारी सेल्स गर्ल्स उनको सबको यही लगता था कि शायद लीशु ने ये चोरी की है। वो उसकी तलाशी लेती हैं, पॉकेट्स, बैग, हर चीज चेक करती हैं। लीशु को बहुत एम्बेरसमेंट होती है और वो लड़की बहुत खड़ूस लग रही थी उसे। लेकिन इन दी एंड जियांग देखती है कि उसका वॉलेट तो उसकी कार में ही रह गया था। वो बहुत कोशिश करती है, लीशु को बुलाकर उसे सॉरी करना चाहती थी, लेकिन लीशु दूर निकल गई थी। अब लीशु जाकर बताती है गुस्से पे सॉन्ग को कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी एम्बेरसमेंट उठानी पड़ी है, नकली बैग लेकर आ गए। लेकिन सॉन्ग को लगता था कि उसके फ्रेंड ने उसे गिफ्ट किया है, ये यकीनन ब्रांडेड होगा, तो गुस्सा वो सारा एक कॉफी उसके ऊपर फेंक कर निकालती है। उसने प्रेजेंटेशन देनी थी, उसका सूट खराब हो गया था, उसे भी गुस्सा आता है। और उनकी इसी फाइट के बीचों बीच वो जब सूप फेंकता है तो लीशु साइड पर हो जाती है और सूप सीधा जाकर गिरता है उनके सीईओ यू हाउ पर। अब सॉन्ग थोड़ी देर बाद शर्मिंदा होकर उनके फेस से सारी पत्तियां उतार रहा होता है और साथ में ये भी कहता है थैंक्स गॉड सूप ठंडा था। वो कहता है कि मैं इतना पनौती कैसे हो सकता हूँ, बहुत रो रहा था और कहता है कि शायद मेरी जॉब ही चली जाएगी, मेरा ड्रेस भी खराब हो गया, मैं आज प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा। लेकिन लीशु को अब वाकई उस पर रहम आ गया था, क्योंकि उसे लगता था कि ये मेरे से भी ज्यादा बैड लगता किंग है। वो उसे तसल्ली देती है और उसे चुप कराने के लिए अपनी पॉकेट से एक लॉलीपॉप निकाल कर भी उसे दे देती है और उसे कहती है प्रेजेंटेशन के लिए मैं तुम्हें रेडी करूंगी, तुम्हारा ड्रेस मैं बना कर दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम मुझसे वो पैसे नहीं मांगोगे जो तुम बार बार मांगने आते हो। अब लीशु तो एक ड्रेस डिजाइनर थी, वो उनके डिजाइनिंग वाले डिपार्टमेंट में जाती है और वहां से एक सोइंग मशीन बोरो करके कुछ डिजाइनिंग करना स्टार्ट कर देती है।
और उसके बाद आता है जियांग का सीन, जो आज कंपनी में आई हुई थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जियांग यू हाओ की कजन है और बहुत अरसा अब्रॉड रहने के बाद वो अब वापस आई है। उसका यू हाओ पर क्रश है क्योंकि यू हाओ ऑफ कोर्स अब सिंगल भी हो चुका है। वो इतने अरसे बाद यू हाओ से मिली थी और उसकी बेटी के लिए एक डॉल भी लेकर आई थी। वो एक्चुअली उन दोनों का दिल जीतना चाहती थी ताकि फ्यूचर में उनका रिलेशनशिप बन सके। अब सॉन्ग के प्रेजेंटेशन का टाइम हो गया था और जो ड्रेस वो पहन कर आया था वो काफी रिडिक्यूलस लग रहा था। ये लीशु ने डिजाइन किया था। वहाँ के सारे एम्प्लॉयज हंसने लगते हैं, लेकिन सीईओ और उसके साथ साथ चेयरमैन, उन दोनों को ये यूनिक डिजाइन बहुत पसंद आया था। कहते हैं कि मेंस वेयर में तो नहीं, लेकिन लेडीज वेयर में ये बहुत अच्छा चलेगा। वो लोग काफी हैरान थे कि ये किसका आइडिया है, क्योंकि उनको बहुत यूनिक और नीट लगा था। और लीशु बेचारी सारों से डांट भी खाई जा रही थी और उनकी सबकी हेल्प भी किए जा रही होती है। वो उससे एक ड्रेस सिलवा लेते हैं क्योंकि उनको पता चला था कि ये स्विंग अच्छी कर लेती है। और ड्रेस डिजाइन करने के बाद वो वहां पर रख देती है क्योंकि डायरेक्टर सो रहा था, उसने कहा था यहीं कहीं रख दो। अब वो ड्रेस का क्या बनेगा, वो मिसिंग हो जाएगा, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन जाते जाते लीशु देख लेती है कि आजकल उसकी कंपनी में एक कंपटीशन होने वाला है, डिजाइनिंग कंपटीशन। जो भी ये कंपटीशन जीतेगा उसकी यहाँ पर जॉब पक्की हो जाएगी एज अ डिजाइनर। इसके साथ साथ उसे 2 लाख का प्राइज भी मिलेगा। वो सोचती है कि वो जरूर इसमें भाग लेगी, लेकिन वो हैरान थी कि उसी कंपनी में युआन भी आई हुई है, उसकी बचपन की फ्रेंड। वो उसे देखते ही छुप जाती है क्योंकि ऑफ कोर्स वो अपनी सिस्टर का नाम यूज करके वहां पर छोटी मोटी जॉब कर रही थी। युआन एक्चुअली यू हाओ की एक रिलेटिव थी, जबकि सॉन्ग वो अपने उस फ्रेंड की बहुत पिटाई करता है जिसने उसको एक फेक बैग, एक ब्रांडेड बैग बनाकर दे दिया था। और उसके बाद हमें दिखाते हैं लीशु की सिस्टर को, जो कि बहुत अननोइंग थी। वो एक दफा देखती है कि लीशु एक कंपटीशन में हिस्सा ले रही है और अच्छी खासी प्राइज मनी भी है। वहीं पर ही उसकी कंपटीशन के लिए उसके डिजाइन भी पड़े हुए थे। ये देखकर वो कुछ प्लान करने लगती है। सॉन्ग ने सीईओ के सामने बहुत तारीफें की हैं लीशु की स्टिचिंग और उसकी डिजाइनिंग की। और वाकई में यूहाओ भी उसकी डिजाइनिंग से बहुत इम्प्रेस नजर आता। उसके पास टैलेंट भी था और क्लीनलीनेस भी। लेकिन लीशु की लाइफ में सारा कुछ अच्छा अच्छा हो जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं था। थोड़ी ही देर बाद उसके ऊपर एक मुसीबत आ जाती है क्योंकि कल उसने एक नया डिजाइन सू करके वहां पर रखा था, वो आज मिसिंग हो गया था। अब हर कोई सीनियर था और वो जूनियर थी। इल्जाम सारा उसी बेचारी के ऊपर डाला जाता है। अब हर कोई उसी डिजाइन को तलाश करने की कोशिश में था क्योंकि सीईओ ने उसी को चेक करना था थोड़ी ही देर में। और इसी टेंशन में कुछ लोग तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। एक टीम लीडर वो आकर सीधा ही लीशु से लड़ने लग जाती है, उससे बदतमीजी करती है। लीशु आगे से जवाब देती है तो वो उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, पर सॉन्ग आकर उसे बचा लेता है। यहाँ पर वो उसे प्रोटेक्ट करता है और उस टीम लीडर को बहुत सारी बातें भी सुनाता है। सबको लगता था कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, तुम क्यों उसकी साइड ले रहे हो। तो आगे से इतना ही कहता है कि ये मेरी डेप्टर है, अगर ये सेफ रहेगी तो ही तो पैसा वापस आएगा मेरा। लेकिन सीईओ ने भी ये सारा सीन देख लिया था और वो उस टीम लीडर को डांटता है, लीशु को नहीं, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये लोग सारी गलती उसके ऊपर जानबूझकर डाल रहे हैं। वो 3 घंटे का टाइम देता है कि वो डिजाइन मेरे टेबल पर होना चाहिए। आज लीशु इतने बड़े हादसे के बाद बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाती है, टॉयलेट में छुप कर रोने लगती है। और सॉन्ग इतना रिस्क लेता है कि उसके पीछे पीछे लेडीज टॉयलेट में भी चला जाता है और उसे इनकरेज करने के लिए उसे बहुत सारी बातें भी बताता है। और साथ ही साथ उसे खुश करने के लिए कहता है कि ये देखो, सीईओ ने तुम्हारा डिजाइन इतना पसंद किया है कि तुमसे इसके राइट्स खरीद लिए हैं, वो भी 10,000 में। लेकिन सॉन्ग उन पैसों में अपना कमीशन रखना नहीं भूलता। अब लीशु भी एकदम एनर्जेटिक हो गई थी। वो वहाँ की सबसे सीनियर डिजाइनर से कहती है कि प्लीज मुझे एक मौका दे दे, मैंने कल इसको खुद डिजाइन और सू किया था, मुझे अच्छे से याद है, मैं 3 घंटे के अंदर अंदर ये डिजाइन दोबारा से रेडी कर दूंगी। और वो लोग उसे एक चांस दे भी देते हैं। अब जैसे ही उनका टाइम ओवर होने वाला होता है, एंड टाइम पर लीशु वहां पर वही डिजाइन लेकर पहुंच जाती है। अब उनके डिजाइन डिपार्टमेंट नंबर 1 की जान तो बच जाती है, लेकिन लीशु का ये उस ऑफिस में एज अ ट्रेनी आज लास्ट डे था। इस टास्क को खत्म करने के बाद वो वहां से चली जाती है। लेकिन यूहाओ वो बहुत इम्प्रेस हुआ था और साथ में चेयरमैन भी। वो लोग एकदम हैरान रह गए थे कि 2 घंटे में डिजाइन कैसे रेडी किया। और वाकई में बाद में डिजाइन डिवीजन को भी मिल जाता है, उसका वही बनाया हुआ डिजाइन एक कोट के नीचे छुप के रह गया था। अब सब समझ गए थे कि गलती कभी भी लीशु की थी ही नहीं। लेकिन लीशु बेचारी वो जॉब छोड़कर सैड सैड सी होती हुई वहां से जा चुकी थी। जब वो घर पहुंचती है तो आगे से उसकी मॉम और सिस्टर बैठे हुए होते हैं। उसकी मॉम हमेशा से उसकी सिस्टर की ज्यादा साइड लेती थी। वो लोग उसे मजाक मजाक में छेड़ने लगते हैं, कहते हैं कि तुम हमारे लैंडलॉर्ड से शादी कर लो, उसके 3-4 घर हैं, गाड़ी है, 1-2 शॉप्स भी हैं, वो बहुत अमीर है, हमें रेंट भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो क्या हुआ अगर रंग में थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा मोटा है, कोई बात नहीं, तुम्हारी एज भी तो इतनी ज्यादा है, तुम्हें भी कोई हीरो नहीं मिलने वाला।
अब उन्होंने तो मजाक किया था, लेकिन लीशु को ये बातें बहुत चुभ गई थी। वो सारा कुछ याद करते करते सैड हो जाती है और अपने डैड को बहुत मिस करती है कि उनके ना होते हुए उसने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई हैं। उसके बाद हमें सॉन्ग को दिखाते हैं। उसने लीशु के डेस्क से उसकी एक हेयर टाई उठा ली थी जो पीछे रह गई थी। उसे देख देख कर वो उसे मिस करता रहता है। उसका फ्रेंड उसे बहुत तंग करता है, कहता है कि देख लेना, एक दिन यही हेयर टाई वाली तुम्हें बहुत रुलाएगी और तुम्हें डंप करके जाएगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे ऑफिस का सीन दिखाते हैं। यूहाओ पहले ही लीशु के काम से बहुत इम्प्रेस था और उसके साथ साथ उनकी सबसे सीनियर डिजाइनर, जो पहले यूहाओ की टीचर भी रही हैं, वो भी उसके काम की बहुत तारीफ करती हैं कि उस लड़की ने वाकई 2 घंटे में वो डिजाइन रेडी कर दिया था। उधर लीशु बेचारी अपने लिए नए काम की तलाश की टेंशन में बैठी हुई थी कि इतने में उसके सिस के फोन पर कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी ने दोबारा से उसे एज अ डिजाइनर हायर कर लिया है। वो वहाँ पर अपनी सिस्टर का नाम यूज कर रही थी, तो ऑफ कोर्स वो कॉल भी उसी के फोन पर करते हैं। अब वो बहुत खुशी खुशी अगले दिन दोबारा से काम पर जाती है, लेकिन पहले तो वो एज अ ट्रेनी आई थी। इस दफा उसे एचआर में अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने होंगे। वो बहुत घबराती हुई एचआर में जाती है क्योंकि वो लोग सबसे पहले उसका आईडी कार्ड मांगते हैं। अब वो परेशान होकर सिस्टर को कॉल करती है। उसकी सिस्टर कहती हैं कि यही वाला दिखा दो या फिर हिम्मत करके सच बोल दो। अब लीशु बहुत सारे प्लान करती है कि वो सच बोलेगी तो सारे लोग उसे सच्चाई का अवार्ड देने लगेंगे, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि कहीं उसके सपने सारे फूट ही ना जाएं, क्योंकि उसने सुन लिया था कि उसे यंग और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भाग दौड़ करने वाली लड़की होने की वजह से ही जॉब मिली है। और इसके साथ साथ वो देखती है कि एक जगह पर एडवर्टीजमेंट लगी हुई है, नए डिजाइनर की जॉब थी और एज लिमिट सिर्फ 18 to 30। और साथ ही साथ वो जब डिजाइन डिपार्टमेंट में जाती है तो वो लोग दोबारा से सबसे जूनियर होने की वजह से उससे अपने बहुत सारे काम लेते रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो खुश हुआ था वो सॉन्ग था, जो उसे देखकर वहां पर बहुत सरप्राइज था और खुश भी। अब ऑफिस से वापसी पर वो अपनी सिस्टर के साथ मिलकर एक दफा प्रैक्टिस करती है। एक स्टोर पर अपनी सिस्टर का आईडी कार्ड दिखाकर वो खुद को वही प्रिटेंड करने लगती है। हेयर स्टाइल का थोड़ा डिफरेंस था, लेकिन फोटो बहुत छोटी थी, वो लोग पकड़े ही नहीं गए थे। और अब वो ऐसा करती है कि वही आईडी कार्ड जाकर अगले दिन एचआर में दे देती है। वो लोग गौर तो करते हैं कि हेयर स्टाइल डिफरेंट है, लेकिन फिर वो कुछ भी नहीं कहते। लेकिन अंदर ही अंदर लीशु बहुत डरी हुई थी। कोई उसे हाथ भी लगाता था तो उसे ऐसे लगता था कि जैसे वो पकड़ी गई है और अभी इस पर केस कर दिया जाए और पता नहीं उसे कितना फाइन देना पड़ेगा, कितने साल जेल जाना पड़ेगा। लेकिन इनफैक्ट वो बिल्कुल भी नहीं पकड़ी गई थी। एचआर ने एक कोलीग के थ्रू उसका आईडी कार्ड वापस कर दिया था। इवन कि वो कोलीग उसे ये भी कहती है कि ये क्या, तुम अब ज्यादा प्यारी हो गई हो, ये पुरानी फोटो की निस्बत तुमने कौन से प्लास्टिक सर्जन से अपनी नोज जॉब कराई है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि लीशु एक दफा एक काम से एक स्टोर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए गई हुई होती है। वो जब वहां से वापस आती है तो कुछ पेजेस उड़ जाने की वजह से वो सड़क पर वही इकट्ठे करने लगती है। एक वैन उसे टक्कर मारने वाली थी, लेकिन सॉन्ग वो उसके सामने आ जाता है और उसकी जगह खुद को उस वैन पर एक्सपोज कर देता है। लीशु उसके इस जेस्चर की वजह से बहुत इम्प्रेस हुई थी। उसके बाद दिखाते हैं कि एलिवेटर में लीशु और यूहाओ का आमना सामना होता है। लीशु उसे दोबारा जॉब पर रखने के लिए थैंक्स करने ही वाली थी, लेकिन सीईओ उस पर गुस्सा करने लगते हैं। एक तो उसकी आइसक्रीम की वजह से उसकी पैंट खराब हो रही थी और दूसरा उसको एलिवेटर में खाना पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि जियांग, जो यूहाओ की कजन है, वो भी उन्हीं का ही ऑफिस ज्वाइन करने वाली है। एज अ टीम लीडर वो एक नई डिजाइनर के तौर पर वहां पर ज्वाइन करेगी। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि सॉन्ग का बहुत पुराना क्रश है जियांग पर। वो लोग एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वो उसकी जूनियर हुआ करती थी। उसने बहुत दफा उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती थी और उसके बाद वो स्टडीज के लिए यूएसए चली गई। जियांग ने आज ज्वाइनिंग करनी थी एज अ टीम लीडर, लेकिन जैसे ही लीशु उसको देखती है उसे लगा था कि ये कोई नई मॉडल है जो आज के ही दिन आनी थी। वो उसे फौरन से डांटने लगती है और उसी मॉल में चोरी वाले इल्जाम का बदला लेने के लिए उस पर रोब झाड़ने लगती है। वो उसे बहुत सारी बातें सुनाती है, इवन कि उसे सफाई पर भी लगा देती है। लेकिन जब बाद में उसे पता चलता है कि ये कोई जूनियर मॉडल नहीं बल्कि उसी की ही टीम लीडर है तो उसकी बैंड बज जाती है। लेकिन जियांग वो स्वीट लड़की थी, वो आती है और उसके बाद लीशु से सॉरी भी करती है कि उस दिन मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और उसके बाद हमें पता चलता है कि लीशु की सिस्टर ने उसके डिजाइन्स कंपटीशन में उसे चोरी चोरी भेज दिए थे और वही डिजाइन अब नंबर 1 हो गए थे। लीशु ही विनर थी, लेकिन अपने असली नाम से। ये देखकर वो टेंशन में भी हो जाती और साथ ही साथ खुश भी थी। अब वो मदद के लिए दोबारा से अपनी सिस्टर को कॉल करती है और उसकी सिस्टर कहती है कोई बात नहीं, तुम टेंशन न लो, तुम्हारी जगह मैं तुम्हारे असली नाम से प्रिटेंड करती हुई वहां से अवार्ड ले लूंगी और जॉब के लिए तो तुम पहले ही वहां कर रही हो तो मैं इनकार कर दूंगी। अब लीशु भी टेंशन में बातें सुनने के लिए सीईओ के ऑफिस के बाहर खड़ी हुई होती है और उसके फौरन से दरवाजा खोलने पर उसकी लैंडिंग होती है सीधा उनके बाहों में।
अब लीशु बेचारी क्या कहती है, आगे से कह देती है मैं सॉरी करने आई थी, आइंदा कभी एलिवेटर में कुछ भी नहीं खाऊंगी। कोई भी ऐसी दफा नहीं थी कि वो सीईओ के सामने गई हो और एम्बेरस ना हुई हो। इतने में उसकी सिस्टर जन वहाँ पर आ जाती है और वो उसके बिहाफ पर वो अवार्ड लेने के लिए आई थी। प्राइज मनी वो ले लेगी, थोड़ा बहुत कमीशन भी अपनी सिस्टर से लेगी। और उसके साथ साथ हमें दिखाते हैं कि यहाँ पर जियांग और सॉन्ग का आमना सामना हो जाता है। सॉन्ग उसे देखकर सरप्राइज भी था और बहुत खुश भी। जियांग उसे कहती है कि हम लोग किसी दिन डिनर भी करने जाएंगे। जबकि उधर लीशु बेचारी को दिखाते हैं, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो दुखी हो या फिर खुश हो। उसे एक झूठी लाइफ जीनी पड़ रही थी। उसने प्राइज जीता भी था, वो विनर थी भी सही, लेकिन नहीं भी थी, कोई उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था। और साथ ही साथ एक मैगजीन पर जियांग की फोटो देखती है तो वो बहुत सैड हो जाती है कि जैसे ये एक बड़ी डिजाइनर है, काश मैं भी अपनी लाइफ खुद ही डिजाइन कर पाती। और इसके साथ साथ ही लीशु की लाइफ में एक और टेंशन भी आ जाती है, क्योंकि सॉन्ग को पता चलता है कि उनके डिस्प्लेज किसी और को दिए जा रहे हैं एक मॉल में, और उसके लिए उनको एक काम करना पड़ेगा, वहाँ के टीम लीडर को पटाना पड़ेगा। वो टीम लीडर आजकल एक ब्लाइंड डेट पर 25 इयर्स की लड़की के साथ जाना चाहता था। तो लीशु का पूरा डिवीजन उसकी मिन्नतें करने लगता है कि हमें अपनी डिस्प्ले लोकेशन वापस मिल जाएगी, प्लीज एक दफा उसके साथ ब्लाइंड डेट पर चली जाओ। वैसे भी वो बहुत सुंदर भी थी, लेकिन वो सारे लोग ऑफर करते हैं कि अगर तुम हमारी ये बात मान जाओ तो हम कभी भी तुमसे कोई भी और जॉब्स नहीं कराएंगे। तो अब लीशु को ना चाहते हुए भी ये बात माननी पड़ती है और वो लोग अपना ही डिजाइन किया हुआ एक ड्रेस उसे ट्राई करने को कहते हैं, जो कि वो ब्लाइंड डेट पर पहनकर जाती है। लीशु वही डिजाइनर ड्रेस पहनकर जब बाहर निकलती है तो सारे उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वो बहुत सुंदर लग रही थी और सॉन्ग उसे अपने साथ फिर ब्लाइंड डेट पर ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों बैठे मिस्टर आन का वेट कर रहे थे। और सॉन्ग वो तो बस मुंह खोले लीशु को देखे जा रहा था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी सुंदर दिखेगी। इतने में मिस्टर आन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सॉन्ग उन दोनों को अकेला छोड़ बाहर चला जाता है। लेकिन उन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि उन लोगों के इस खेल में एक टेंशन बन जाएगी। मुझे ऑफिस में पता चलता है कि आज सीईओ को वही वाला डिजाइन देखना है जो एक्चुअली उन्होंने लीशु को ब्लाइंड डेट पर पहनाकर भेज दिया है। अब वो लोग लीशु को बार बार कॉल्स करते हैं, लेकिन उसने तो अपना फोन साइलेंट पर लगाया हुआ था और सॉन्ग वो तो रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ा उनका वेट कर रहा था। वो किसी तरह से लीशु को बाहर पकड़ कर लेकर आता है और जल्दी में टैक्सी में बिठाता हुआ अपने साथ ले जाता है। कहता है कि कुछ भी हो, आज ये डिजाइन हमने अपने सीईओ तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। और उनको रास्ते में पता चलता है कि सीईओ तो गुस्से में अपने घर चले गए हैं, तो ये डिजाइन उनके घर ही पहुंचाना पड़ेगा। तो अब सॉन्ग जल्दी में क्या करता है कि एक स्वीपर से उसके कपड़े उधार मांगकर वही लीशु को पहना देता है और वो डिजाइनर ड्रेस उतरवा लेते हैं। अब ऊपर कॉन्डो में जाकर सॉन्ग वही ड्रेस यू हाउ को दे देता है। उसके बाद बाहर आता है तो बारिश हो रही थी और उधर से लीशु भी बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी। तब उसे रियलाइज होता है कि उसका फोन तो उसी डिजाइनर ड्रेस की पॉकेट में ही रह गया है और अब अपना वही फोन वापस लेने के लिए वो सीईओ के कॉन्डो के अंदर भीगती पहुंच जाती है। ये देखकर यूहाओ को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो उसका फर्श गंदा कर रही थी। वो उसे वार्निंग देता है कि इससे आगे तुम एक कदम भी नहीं उठाओगी और खुद उस ड्रेस में से उसका फोन लेने के लिए चला जाता है। अब लीशु यूहाओ के साथ और कोई उल्टा काम ना करे, ये तो पॉसिबल ही नहीं। वो वहां पर अपना बैग खोलते बहुत सा चेंज नीचे गिरा देती है। उसके पास इतने कॉइन्स थे जैसा कि किसी भिखारी के पास होते हैं। अब यूहाओ आता है, उसने उसे मूव ना करने का कहा था, तो वो कहती है कि प्लीज आप ही मुझे कॉइन्स उठा कर दे दें। अब वो अपने सीईओ से ही अपना चेंज उठवा रही थी और उसके बाद कुछ चेंज उठाते वो फिसलती है और दोनों इकट्ठे ही गिर जाते हैं। लेकिन एन टाइम पर ऊपर से जियांग भी पहुंच जाती है और वो सोचने लगती है कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जाते हुए यूहाओ रोकता है लीशु को और उसको एक अम्ब्रेला भी दे देता है। जियांग ये देखकर बहुत जेलस होती है। अब बाद में अकेले में यूहाओ अपनी कजन जियांग को कहता है कि तुम इसी के ही डिजाइन डिपार्टमेंट की टीम लीडर हो। ये लड़की बहुत टैलेंटेड है, इसका ख्याल रखना, देखना वो जरूर ब्लूम करेगी। अब नेक्स्ट डे एलिवेटर में यूहाओ फील करता है कि लीशु को कोल्ड हो गया है कल रात भीगने की वजह से, और वो जाते जाते उसे उसका एक कॉइन भी वापस करता है जो उसी के ही फर्श पर गिरा रह गया था। अब ये देखकर सॉन्ग बहुत हैरान होता है, कहता है तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है, तुम कल क्यों गई थी इसके घर पर और ये क्यों तुम्हें पैसे दे रहा है। वेल इसी तरह से एक दिन गुजर जाता है। अब लीशु ज्यादा बीमार हो गई थी तो उसने ऑफिस से छुट्टी ले दी थी। ये बात सॉन्ग को पता चलती है तो उसे उसकी फिक्र होने लग जाती है। उधर लीशु जब घर पर बीमार थी तो उसे कोई पूछने के लिए आता है और वो कोई और नहीं बल्कि टीम लीडर आन होता है। आन ने उसके ऑफिस में से किसी तरह से उसका पता निकलवा लिया था। उसे पता चला था कि वो बीमार है तो उसके लिए सूप भी लेकर आया था। सॉन्ग भी दूर खड़ा ये सारा कुछ देख लेता है। वो भी उस टाइम पर लीशु को ही पूछने के लिए वहां पर आ रहा था।
वो देखता है कि लीजू कैसी लड़की है, कितने मजे से इसके साथ खड़ी है। और तो और वहाँ पर मिस्टर आन उसे एक बहुत ही एक्सपेंसिव सा हेयर क्लिप भी गिफ्ट कर रहे होते हैं। लीशु बहुत मना करती है लेकिन वो उसे जबरदस्ती दे देते हैं। सॉन्ग ने भी लीशु के लिए एक हेयर क्लिप पसंद किया था लेकिन ये देने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती। अब वो यही सोच रहा होता है कि कहीं मिस्टर आन के साथ उनकी फेक ब्लाइंड डेट रियल में ना चेंज हो जाए। लेकिन अगले दिन उसकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है जब लीशु आती है सॉन्ग के पास और उससे कहती है कि आइंदा मिस्टर आन को मुझसे दूर रखना, तुमने ही मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजा था, वो ज्यादा ही ओवर हो रहा है। और साथ ही साथ उसका दिया हुआ हेयर क्लिप भी उसे वापस करने को कह देती है। अब उसके थोड़ी ही देर बाद लीशु और सॉन्ग दोनों एक काम से उसी मॉल में गए हुए थे। यहाँ पर लीशु मिस्टर आन को बहुत बुरा भला कह रही होती है और सारा कुछ वो पीछे खड़ा सुन लेता है। लेकिन मिस्टर आन वाकई एक मीन टाइप का इंसान था। वो फौरन से लीशु के कैरेक्टर पर अटैक करता है क्योंकि वो उसके साथ एक फेक ब्लाइंड डेट पर गई थी। लेकिन सॉन्ग कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था पर लीशु के कैरेक्टर पर एक शब्द भी नहीं। इस बात पर वो उसे बहुत मारता है और नेक्स्ट सीन में वो तीनों एक पुलिस स्टेशन में पहुंचे हुए होते हैं। अब मिस्टर आन तो एक बहुत रिच इंसान था, वो आसानी से इस केस से निकल जाता लेकिन सॉन्ग वो बुरी तरह से फंस गया था। अब सॉन्ग को पुलिस लेकर जा रही होती है। यहाँ पर लीशु उसका थैंक्स करती है कि तुमने मेरी वजह से खुद को इतनी मुसीबत में डाला। लेकिन सॉन्ग कहता है मैंने ही तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाने को कहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है। लेकिन अगले दिन ऑफिस में लीशु को पता चलता है कि हालात बहुत खराब हो गए हैं। सॉन्ग पता नहीं कितने दिन और पुलिस स्टेशन में रहेगा और इसके साथ साथ ऑफिस में भी उसके बारे में बातें चल रही हैं, शायद उसकी जॉब भी रिस्क पर है। वो फौरन से जाती है मिस्टर आन के पास, उससे सॉरी करती है कि प्लीज आप सॉन्ग के खिलाफ केस को वापस ले लें। उनसे अपोलोजाइज करती है। वो आगे से कहता है कि मेरे सामने नील डाउन हो। लीशु ये करने पर भी तैयार हो जाती है। बहुत से लोग उसे देख रहे थे लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। इतने में उनसे मामलात को सेटल करने के लिए ऊपर से टीम लीडर जियांग भी पहुंच जाती है और वो लीशु को वहां से चले जाने को कहती है। अब फाइनली सॉन्ग पुलिस स्टेशन से बाहर निकल चुका था। उसके बाद हमें पता चलता है कि जियांग क्योंकि यूनिवर्सिटी में सॉन्ग के साथ ही पढ़ती थी तो उसने उसकी सिफारिश की है कि उसको एक और चांस दे दिया जाए और जॉब से ना निकाला जाए। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में जियांग पूरी कोशिश करती है कि लीशु का इमेज खराब करे। वो कहती है कि उसे ऐसे ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहिए था, वो अच्छी रेपुटेशन वाली लड़की नहीं लगती। लेकिन आगे से यू हाओ कहता है कि तुम सिर्फ एक लड़की को कैसे ब्लेम कर सकती हो, तुम्हें पता है ये सारा खेल पूरे डिपार्टमेंट ने मिलकर खेला है। और उसके बाद जियांग जब सॉन्ग से मिलती है तो वो उससे कहती है कि मुझे लगता है लीशु के लिए तुम बहुत स्पेशल हो, तभी तो वो इतने मॉल में सारे लोगों के सामने तुम्हारी खातिर उस मिस्टर आन के सामने नील डाउन हुई थी। अब नेक्स्ट डे पता चलता है कि यू हाओ की बेटी उसी के ही ऑफिस में आई हुई होती है लेकिन वो बहुत नॉटी थी, इधर उधर भाग जाती है। अब यू हाओ उसी को ही तलाश करने में लगा होता है। वो किसी का मेकअप बैग उठाती है और एक साइड पर अपनी डॉल को लेकर बैठी होती है। अब उसी मेकअप बैग की तलाश में लीशु भी वहाँ फिर रही होती है। जब वो उस बच्ची को देखती है तो उसे मनाने की बहुत कोशिश करती लेकिन वो बच्ची बहुत डिफिकल्ट थी। वो सिर्फ एक ही शर्त पर मानेगी कि जब लीशु उससे अपना मेकअप कराएगी। अब यू हाओ और जियांग किसी तरह से उस बच्ची को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब लीशु तो पूरी तरह से एक कार्टून बन चुकी थी और वो बहुत क्यूट भी लग रही थी। दोबारा से यू हाओ के सामने कुछ उल्टा ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और इसके साथ साथ वो बच्ची लीशु से पैसे भी मांगती है कि मेरी मेक ओवर करने की तुम मुझे वेजेस दो, और वो उसको $100 देती है। अब सॉन्ग इस होलिये में जब लीशु को देखता है तो बहुत हंसता है और उसके साथ साथ सेल्फीज भी बनाता है। इतने में ऊपर से सीईओ आ जाता है और तब बहुत मजा आता है। सॉन्ग की शक्ल देखने वाली होती है जब अब की बार फिर से सीईओ अपने पॉकेट से पैसे निकालता है और लीशु को देता है। वो कहता है यकीनन कुछ फिशी है, कुछ तो दाल में काला है, हर दफा ये तुम्हें देखकर पैसे क्यों देता है। और ये राज बताने के बदले वो उससे एक महंगी सी ट्रीट भी ले लेती है और इन दी एंड उसे बताती है कि कैसे उसकी बेटी ने उसका मेकअप किया है और उसके बदले उसने जो पैसे बच्ची को दिए थे वो ही लौटाने के लिए वो आया था। लेकिन सॉन्ग वो कहता है इस फजूल स्टोरी पर मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करने वाला। अब नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि यू हाओ की बेटी को जियांग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि वो वाली आंटी ज्यादा क्यूट थी और ज्यादा अच्छी थी, वो हमारे साथ डिनर पर आती तो बेहतर होता। और जब उसके डैड थोड़ा सा साइड पर जाते हैं तो वो उसको साफ साफ कह देती हैं कि मुझे आप इतनी अच्छी नहीं लगी। पहले भी बहुत सी गर्ल्स मेरे डैड के साथ मुझे मिलने के लिए आती हैं, जो मेरे डैड के साथ शादी करके मेरी मामा बनना चाहती हैं, लेकिन मुझे आप भी पसंद नहीं आई और ना ही पहले में से कोई। और उसके बाद नेक्स्ट डे
लीशु के लिए एक और मुसीबत तैयार थी। वो अपनी सिस्टर के नाम पर काम करती थी और उसकी सिस्टर को लेकर हर जगह यही न्यूज चल रही थी कि वो एक सिड्यूसिंग वुमन है जिसका एक मैरिड मैन के साथ चक्कर चल रहा है। अब ये सारा कुछ लीशु के ऊपर मुसीबत बनकर गिरेगा। क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। लीशु की सिस्टर जिसका नाम जैन है, उसका किसी से चक्कर चल रहा था और उसका बॉयफ्रेंड वो मैरिड था, लेकिन उसने झूठ बोला था कि मैं सिंगल हूँ। और इसी बात पर जैन उससे गुस्सा कर रही होती है और इसके साथ साथ थोड़ी देर बाद ही उस आदमी की पत्नी जैन को कॉल करती है और उसे बहुत डांटती है और उसे धमकी भी देती है कि वो उसे हर जगह बदनाम कर देगी। लीशु बेचारी को इस सारे मामले की कोई खबर भी नहीं थी कि उसके सर पर कितना बड़ा बॉम्ब फूटने वाला है। वो इतने में सड़क पार कर रही होती है, उसे सीईओ नजर आता है। वो उनका छाता उनको वापस करना चाहती थी, पीछे दौड़ती है लेकिन सारा सामान भी गिरा देती है और उसकी हील्स भी अटक जाती हैं। बीच रोड के सारी ट्रैफिक जैम हो जाती है। यहाँ पर यू हाउस की हेल्प के लिए आता है। सबसे पहले तो बिल्कुल एक हीरो की तरह सारी ट्रैफिक को क्लियर कराता है और उसके बाद वो लीशु की हेल्प करने लगता है। उसका शू बहुत बुरी तरह से फंस गया था, लेकिन उसकी हेल्प करते करते वो उसकी हील्स भी तोड़ देता है। और यू हाउ क्या करता है, बीच सड़क में उसे उठाता है और कैरी करता हुआ सड़क पार करा देता है। लेकिन ये सारा सीन उनके कोलीग्स भी देख लेते हैं। यू हाउ के खींचने की वजह से लीशु का जूता टूटा था, तो वो उसको नए शूज दिलाने ले जाता है। लीशु बहुत मना करती है, लेकिन यू हाउ आगे से कह देता है कि तुमने कल मेरी बेटी को खुश किया था और उसके बाद तुम एज अ कंपनसेशन समझो कि मैं तुम्हें ये शूज दिला रहा हूँ। लेकिन उसी समय हमें दिखाते हैं कि ऑफिस में सारों को पता चल जाता है। उनकी कंपनी के ऑफिशियल फोरम पर किसी ने ये न्यूज फैला दी थी कि लीशु जैन एक विकेट लड़की है जिसने एक मैरिड मैन के साथ चक्कर चलाया हुआ है। यू हाउ को फौरन कॉल आती है, उसे भी ये पता चल जाता है, लेकिन लीशु के सामने वो बिल्कुल खामोश रहता है। शूज जो लीशु को पसंद आए थे वो बहुत महंगे थे, लेकिन यू हाउ फौरन से उसका बिल पे कर देता है। अब जैसे ही लीशु वापस पहुंचती है तो उसके सारे कोलीग्स उसे बातें लगाने लगते हैं कि तुम इतनी लेट क्यों आई हो। कुछ लोगों ने देख लिया था कि वो सीईओ के साथ है, फिर नए इतने ब्रांडेड शूज भी उसने पहने हुए थे। उसके कैरेक्टर पर ही उंगली उठने लग जाती है। उधर यू हाउ के साथ बाकी सारे सीनियर मेंबर्स मीटिंग कर रहे होते हैं। चेयरमैन जो जियांग की मॉम थी वो कहती है कि फौरन से इस लड़की को फायर कर दो, लेकिन यू हाउ का कहना था कि सोशल मीडिया पर अक्सर र्यूमर्स फैलती रहती हैं, हम ऐसे ही किसी लड़की की रेपुटेशन और उसके कैरियर को कैसे तबाह कर दें। लेकिन जियांग वो तो पहले ही लीशु से बहुत जेलस होती थी। अब उसे मौका मिला था, वो टीम लीडर थी, उसे नहीं सारी इन्वेस्टिगेशन करके फैसला करना था कि लीशु को सजा देनी है कि रखना है। वो तो जाकर उसे कह देती है तुम जैसी लड़कियां यहाँ पर नहीं रह सकती। लेकिन ऐसे में सॉन्ग आता है लीशु के पास और उससे पूछता है कि मुझे सच सच बता दो, सारी कहानी क्या है, तुम कब से उस आदमी को जानती हो और पहली दफा मुलाकात कब हुई, क्या उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, क्योंकि मुझे लगता है तुम ऐसी लड़की नहीं हो। और अब ये सुनकर तो लीशु को गुस्सा आने लगा था। वो सोचती है कि एक सॉन्ग ही था जिस पर वो एतबार करती थी, वो भी उसके बारे में ऐसा सोचता है। पर लीशु तो बहुत अपसेट हो गई थी। वो घर जाती है और फौरन से अपनी सिस्टर से इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। वो बताती है कि मुझे नहीं पता था कि वो मैरिड है, वरना मैं उससे कोई रिलेशन ना बनाती। अब लीशु परेशान थी क्योंकि मुसीबत में तो वो फंसी हुई थी। वो सारों को कैसे यकीन दिलाएगी कि वो सच्ची है। उधर यू हाउ की भी कंडीशन डिफरेंट नहीं थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि लीशु इस टाइप की लड़की होगी, जबकि सॉन्ग वो खाली हाथ नहीं बैठा था। वो पूरा टाइम कोशिश करके उस आदमी तक पहुंचने के लिए रास्ता निकालता है जिसके साथ इस वक्त लीशु का अफेयर चलने की अफवाहें चल रही थी। वो सारी रात उसके घर के बाहर ही बैठा रहता है और जब सुबह सुबह वो आदमी वापस आता है तो वो उससे मिलता है। जबकि ऑफिस में यू हाउ की डिजाइनर टीचर उसे कहती हैं कि मेरे ख्याल से लीशु ऐसी वैसी लड़की नहीं, अगर वो गोल्ड डिगर होती तो ऐसी लड़कियां मटेरियलिस्टिक होती हैं, लेकिन उसके कपड़े भी सिंपल होते हैं और उसके शूज भी। लेकिन जियांग उसने तो फायदा उठाना था इसी मौके का। वो लीशु से जेलस होती थी तो फौरन से उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे पता चल गया है कि उस लड़के को भी तुम्हारी वजह से अपनी कंपनी से जॉब से निकाल दिया गया है, बस इतना ही प्रूफ काफी है, तो अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकलने ही करो। वो अपनी पावर्स यूज करती हुए उसे फायर कर देती है। जबकि उसी टाइम पर ऊपर सीईओ को एक ईमेल मिलती है। वो जैसे ये मैसेज देखता है तो वो दौड़ लगा देता है नीचे की तरफ। एलिवेटर भी नहीं मिलती तो स्टेयर से दौड़ता हुआ जाता है और लीशु को एन टाइम पर ऑफिस से निकलते हुए रोक देता है और अपने साथ चलने को कहता है। अब वो उसे वापस ऑफिस में लेकर आ गया था और कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, मुझे उसी लड़के ने सारा कुछ क्लियर कर दिया है और अब लीशु दोबारा से यहीं पर ही काम करेगी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली सॉन्ग उसी आदमी के पास गया था, उससे लीशु की फोटो दिखाई थी, लेकिन वो देखकर कहता है कि इस लड़की को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। तो सॉन्ग ने उसी को कहलवा कर सीईओ को ईमेल कराई थी और साथ ही साथ उसकी वाइफ को भी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म की थी कि जिस लड़की को तुम डैमेज कर रही हो वो तो वो लड़की ही नहीं है।
और जब यही मैसेज दोनों की तरफ से यू हाओ को मिला था और साथ ही साथ अपोलॉजीज भी थी कंपनी के ऑफिशियल फोरम पर, इसी वजह से उसने उसे ना फायर करने का फैसला किया। लेकिन फिर भी ऑफिस में हर तरफ गॉसिप्स चल रही थी कि अगर धुआं उठता है तो जरूर आग भी होती है। और वैसे भी उन्होंने यू हाओ और लीशु का वो सड़क क्रॉस करने का सीन भी देखा था। वो सोचते हैं कि अब लीशु का निशाना शायद सीईओ है, क्योंकि वो सिंगल है और रिच भी। ये सब बातें लीशु सुन लेती है और बहुत दुखी हो जाती है। जबकि जियांग वो आज सारी अपनी टीम को एक ऑफिशियल डिनर पर लेकर जाती है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि लीशु साथ आए। अब लीशु बेचारी बिल्कुल ही खामोश हो जाती है। वो अकेली ही बैठकर डिनर करेगी और थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क भी। अब वो ऑफिस में बहुत देर बैठकर अपनी डिजाइनिंग को इम्प्रूव करती रहती है और उस टाइम पर बाकी सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं। ऑफिस में सिर्फ यू हाओ होता है। यू हाओ लीशु को वहीं पर सोते हुए देख लेता है। उसे वो बहुत क्यूट लग रही थी। वो उसका डिजाइन देखना चाहता था, लेकिन लीशु की आंख खुल जाती है। अब यू हाओ एम्बेरस होकर उसी पर ही गुस्सा करने लगता है। कहता है कि मुझे ऑफिस में सोना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं तुम्हें एक वार्निंग देने आया था। और फिर उसे अपने साथ जबरदस्ती उसी डिनर पर भी जाने को कहता है जहाँ पर जियांग ने यूहाओ को भी इनवाइट किया था। उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है और लीशु को यूहाओ के साथ आते देख जियांग का मूड खराब हो जाता है। वहाँ पर सारे कोलीग्स मिलकर किसी तरह से अपनी सबसे ज्यादा जूनियर लीशु को बहुत ज्यादा ड्रिंक करा देते हैं। अब लीशु इतनी ड्रंक हो गई थी कि वो अपने हवास ही खो बैठती है। वो टुन होकर सारों को बहुत बातें लगाती है, एक एक को खरी खरी सुना देती है। जो लोग भी उसे सारा दिन भगाते थे, काम कराते थे, उसके खिलाफ गॉसिप्स करते थे। और तो और जियांग को कहती है कि तुम में तो लीडरशिप की स्किल्स ही नहीं है। और इसके साथ ही वो टुन होकर अपनी सिस्टर लीशु जैम को बुरा भला कहने लग जाती है और सबको कहती है कि मुझे अंडर एस्टिमेट ना करो, मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा सीनियर हूँ, मैं 34 ईयर्स की हूँ। उसके बाद सीन बदलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठती है तो उसकी तो बैंड ही बज चुकी थी जब उसकी सिस्टर बताती है कि वो कैसे ड्रंक होकर घर पहुंची थी। अब वो परेशान थी, उसे याद भी नहीं आ रहा था कि उसने कल क्या क्या बातें की हैं। वो अपना फोन देखती है तो उस पर सॉन्ग के साथ एक अननोन नंबर से काफी मिस्ड कॉल भी आई हुई थी। अब जैसे ही वो ऑफिस पहुंचती है, सारे सीनियर्स उसे घेर लेते हैं और उसकी वो बैंड बजाते हैं, उसे बहुत बातें सुनाते हैं जो कल उनको बातें सुना रही थी। वो सारों से अपॉलॉजीज करती है और शर्मिंदा भी होती है। लेकिन उसकी सिस्टर ने मामला संभाल लिया था। सब कोलीग्स को यही बताया था कि ड्रंक होकर इसमें बहुत सारी पर्सनैलिटीज आ जाती हैं, अपना नाम भी भूल जाती है। लेकिन सॉन्ग उसे बताता है तुम ड्रंक हो गई थी, मैं तुम्हें घर ले जाने लगा था लेकिन तुम गायब हो गई। बाद में तुम्हारी घर पहुंचा तुम्हारी खैरियत पता करने तो तुम टैक्सी में किसी लड़के के साथ बैठी हुई थी और वहां से निकल कर उसे लव यू कह रही थी। अब लीशु को शक होता है कि यकीनन ये अननोन वाला नंबर ही होगा। वो फौरन से उस नंबर पे कॉल करती है और पूछती है कि आप ही हैं जिसने मुझे कल ड्रॉप किया था टैक्सी में। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप हो कौन। तो आगे से यू हाओ कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ। अब लीशु बहुत शर्मिंदा होती है। इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट, वो भी फिर से यू हाओ के सामने। और इतने में उसे याद भी आ जाता है कि यू हाओ उसे टैक्सी पर घर छोड़ने के लिए गया था और वो सारा रास्ता उसके शोल्डर पर सर रखकर सोई रही थी। और फिर टैक्सी से निकलने के बाद उसने उसे कोरियन में सारंगाई भी कह दिया था। लीशु तो एम्बेरस हो रही थी, शर्मिंदा हो रही थी, लेकिन यू हाओ को दिखाते हैं उसे ये मोमेंट बहुत क्यूट लगा था। उसे तो लीशु अच्छी लगने लग गई थी। कि लीशु आजकल बहुत सैड नजर आती है और इसकी वजह ये थी कि टीम लीडर उसका हर दिया हुआ डिजाइन रिजेक्ट कर देती थी। जियांग को उस पर काफी गुस्सा था और जेलसी भी। अब वो एक स्टोर पर जाकर कुछ डिजाइन्स को ऑब्जर्व कर रही होती है। वहाँ पर यू हाओ भी आया हुआ था और उसे देखकर कुछ गड़बड़ ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। लीशु खुद भी गिर जाती है और एक डमी भी अपने साथ गिरा लेती है। अब यू हाओ उसे अपने साथ ही ऑफिस की तरफ ले जाने लगता है। वो रास्ते में उसे कहता है कि तुम आइंदा से ड्रिंक ना करना वरना तुम बहुत खतरनाक हो जाती हो। ये सुनकर लीशु बहुत एम्बेरस होती है और उससे बहुत सारी माफी भी मांगती है। इतने में अचानक से यू हाओ उसका हाथ पकड़ता है और एक बस के पीछे भागने लगता है। फाइनली वो बस पकड़ ही लेते हैं। लीशु काफी हैरान थी। कहती हैं कि आप इतने रिच हैं, सीईओ हैं, फिर भी आप बस से क्यों जाते हैं। तो आगे से यू हाओ कहता है कि मैं बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट हूँ। मुझे इस तरह से लाइफ को और लाइफ की छोटी छोटी डिटेल्स को ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है और यही मेरे प्रोफेशन का हिस्सा भी है। उसने कोई सर्वेंट्स भी नहीं रखे हुए थे, वो अपना सारा काम भी खुद ही किया करता था। ये सारा कुछ देखकर लीशु बहुत इम्प्रेस होती है। अब रात को एक जगह पर जियांग और यू हाओ डिनर के लिए गए होते हैं। इत्तेफाक से उसी जगह पर सॉन्ग भी लीशु को अपने साथ डिनर पर लेकर आया था। उन लोगों का आमना सामना हो जाता है तो वो लोग इकट्ठे ही डिनर करने लगते हैं। यहाँ पर सॉन्ग कुछ ऐसी बातें करता है कि जिसकी वजह से सीईओ को ऐसे लगने लगता है कि कहीं इन दोनों का रिलेशनशिप तो नहीं। लेकिन लीशु कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। जियांग पूछती है कि तुम्हें कल घर किसने ड्रॉप किया था। तो यहाँ पर लीशु एकदम से नाम लेने लगती है यू हाओ का, लेकिन फिर वो खामोश हो जाती है।
लेकिन सॉन्ग बताता है कि ये टैक्सी में किसी लड़के के साथ गई थी। यहाँ पर जियांग उसे इसी बात पर टॉन्ट करने लगती है कि फौरन से यूहाओ कहता है कि कोई और नहीं बल्कि मैं इसे ड्रॉप करने गया था। अब लीशु इतनी एम्बैरस होती है कि अपने नूडल्स में बहुत सारी मिर्ची डाल लेती है और उसके बाद उसके कानों से भी धुआं निकलने लगता है। सॉन्ग जब घर जाता है तो उसे सारा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। वो अपने फ्रेंड से बहुत सारे क्वेश्चंस करता है कि अगर कोई लड़की किसी बॉय के लिए नील डाउन हो तो क्या वो उससे प्यार करती होगी। उसे एक्चुअली समझ नहीं आ रही थी कि क्या वो खुद लीशु से प्यार करता है और लीशु किस में इंटरेस्टेड है, क्या सीईओ में या फिर सॉन्ग में। जबकि अगले दिन लीशु बहुत मेहनत से एक जबरदस्त सा डिजाइन अपनी तरफ से बनाकर जाकर जियांग को दिखाती है, लेकिन वो उसे कहती है कि आइंदा से तुम डिजाइनिंग ना बल्कि और जॉब्स ही करना, और उसके बाद उसका डिजाइन ट्रैश बिन में फेंक देती है। लीशु बेचारी बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद यूहाओ वही गिरा हुआ डिजाइन देख लेता है। उसको ये डिजाइन बहुत इम्प्रेसिव लगा था, इसमें पोटेंशियल था, और वो आज की मीटिंग के बाद इसी डिजाइन को सबके सामने रखता है। लोगों ने बहुत तारीफ की थी और मैनेजर को भी ये डिजाइन बहुत इम्प्रेसिव लगा था, तो मीटिंग रूम में इस डिजाइनर को बुला लेता है जो कि ऑफ कोर्स लीशु थी। लेकिन यहाँ पर बाकी लोग बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस लीशु से करने लगते हैं, स्पेशली जियांग और उसकी ममा। वो तो उससे दोनों जेलस होती थी, तो उससे कहती हैं कि इसमें तुम कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करोगी, बहुत से टेक्निकल क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पर लीशु अपना एप्रन उतारती है और उन सारों को दिखाती है उसने बिल्कुल वैसी ही जैकेट कल खुद ही सी कर पहन ली थी, और इसमें उसने जो मटेरियल यूज किया था वो मटेरियल भी कॉस्टली नहीं था, और ये 20s की गर्ल्स के लिए एकदम परफेक्ट डिजाइन लग रहा था। अब लीशु तो आज बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, उसे लगा था कि कभी तो गुड लक उसका साथ देती है। लेकिन सॉन्ग तब जेलस हो जाता है जब वो सीईओ की तारीफें कर रही होती है। वो गुस्से में उसे कहता है कि जाओ जाओ तुम तो उससे शादी ही कर लो। उसके बाद ऑफिस में एक अनाउंसमेंट होती है, उन सारे लोगों ने किसी के ऑफिशियल फ्यूनरल पर जाना था, उसके लिए प्रॉपर ड्रेसिंग करके वो लोग कल आएंगे। तो यहाँ पर सारे लोग अपने छोटे मोटे काम तो लीशु से कराते थे, तो एक डायरेक्टर लीशु को फोन करके अपने घर से कुछ सामान लाने को कहता है। एक्चुअली वो सॉन्ग का हाउसमेट था, और सॉन्ग उस टाइम पर नहा रहा होता है, एकदम दरवाजा खोल देता है। अब सॉन्ग के हाथ पर चोट लगी हुई थी, तो वो लीशु से अपनी हेल्प करने को कहता है। अब वो उसके शैम्पू धोने में उसकी हेल्प कर रही होती है, और यहाँ पर वो दोनों बहुत लड़ते भी हैं, एक दूसरे को बातें भी लगाते हैं। लेकिन इसी बीच थोड़े से ऑकवर्ड मोमेंट्स भी आते रहते हैं, और इसी वजह से एम्बैरस होकर लीशु अपने आप को भी गीला कर बैठती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब सॉन्ग देखता है कि वो उसी की शर्ट पहने अपने कपड़े ड्राई कर रही है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। आज जब लीशु उसकी हेल्प कर रही होती है तो उसे एकदम वाइफी वाइफी वाली फीलिंग्स आ रही थी। अब फाइनली वो दोनों फ्यूनरल पर पहुंच ही जाते हैं, लेकिन एक गड़बड़ वहां पर उनका वेट कर रही थी। लीशु का एक्स बॉस वहां पर खड़ा हुआ होता है, जो उसको उसके असली नाम से बुलाने लगता है, और जब उसे पता चलता है कि आजकल इसकी टीम लीडर जियांग है, वो एक सेलिब्रिटी थी डिजाइनिंग के फील्ड में, वो उससे मिलना चाहता था। लीशु बहुत मुश्किल से उनको मिलने से रोकती है, क्योंकि उसे डर था कि उसका असली नाम सामने आ जाएगा। उस दिन तो मुसीबत किसी तरह से टाली गई थी, लेकिन अगले दिन ऑफिस में युआन आ जाती है, जो कि लीशु की एक्स क्लासमेट थी, और वो वहां पर देखती है लीशु उस टाइम पर टेबल साफ कर रही थी, तो उसे लगता है कि ये एक छोटी मोटी स्वीपर की जॉब यहाँ पर करती है। युआन उसे बताती है कि यहाँ का सीईओ यूहाओ मेरा भाई है, मैं उससे कहकर तुम्हारी सिफारिश कर दूंगी। लेकिन वो कैसे सिफारिश कराती, उसने तो नाम ही बदला हुआ था। वो उसे मना करके भेज देती है कि मैं अपने बल पर ही डिजाइनर बन के दिखाऊंगी। लेकिन युआन को उससे बहुत सिंपथीज हो रही थी, तो वो जियांग से कह देती है कि यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है जो स्वीपर का काम करती है, प्लीज उसका ख्याल रखना। अब जियांग यही सोच रही होती कि यहाँ पर तो कोई फैन नाम की लड़की काम नहीं करती। उस वक्त लीशु टेबल साफ कर रही थी, तो वो उसको लीशु फैन के नाम से बुलाती है। लीशु फौरन सुन लेती है, वो उससे कहती है कि ये क्या, तो लीशु बहाना बना देती है, कहती है एक्चुअली मेरी सिस्टर का नाम लीशु फैन है, तो इसलिए एकदम से नाम सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। अब जियांग को शक तो हुआ था, वो फौरन से जाकर उसकी सीवी चेक करती है। उस सीवी में रिलेटिव्स के नेम में वाकई लीशु फैन ही लिखा हुआ था। उसको एक दफा तसल्ली हो जाती है, और उसके बाद सॉन्ग आता है आज लीशु के पास और उसे बहुत सारे स्कार्फ्स दिखाता है, जो कि उसके डिजाइन के साथ एकदम फिट जाते थे। लीशु बहुत खुश हो जाती है। सॉन्ग हर तरह से उसकी हेल्प करना चाहता था डिजाइनर बनने में। उधर यूहाओ को दिखाते हैं, वो युआन को कॉल करके कहता है कि आजकल मेरी बेटी बहुत तंग कर रही है, मैंने कहा था ना उसके लिए एक अच्छी सी बेबी सिटर तलाश कर दो। अब युआन के माइंड में और कोई नेम भी नहीं आता, बल्कि उसे फौरन से लीशु का ख्याल आता है।
वो लीशु को फोन करके एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है और उसी जगह पर वो यू हाओ को भी बुला लेती है। अब लीशु जब यू हाओ को देखती है तो हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि इसकी दीदी से सारा कुछ बता देगी, तो वो उसे एक बहाना बनाकर उस कैफे से निकल जाती है। लेकिन उसी टाइम पर कुछ एम्प्लॉयज उन दोनों को इकट्ठे देख चुके थे, जो सोचने लगते हैं कि यू हाओ और लीशु यहाँ पर डेट करने के लिए आए हैं। और जब यही न्यूज ऑफिस में फैल जाएगी तो सारों का क्या रिस्पांस होगा, स्पेशली सॉन्ग का, ये देखने के लिए स्टे कनेक्ट। कोलीग्स आकर सॉन्ग को बताते हैं कि हमने देखा है लीशु एक सीक्रेट डेट पर गई हुई है और वो भी सीईओ के साथ। ये सुनकर उसका मूड बहुत खराब हो जाता है। लेकिन लीशु जब आती है तो उसका मूड भी बहुत ऑफ था, क्योंकि उसका फोन गिरने से टूट गया था। सॉन्ग उससे पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, तो लीशु कहती है एक फ्रेंड से मिलने गई थी। उसने तो अपनी तरफ से सच बोला था, वो युआन युआन को ही तो मिलने गई थी। लेकिन सॉन्ग कहता है मुझे सब पता है, तुम सीईओ के साथ डेट पर गई थी। और इसके साथ साथ उसे इतना जेलस होता है कि उसने जो कल से स्कार्फ्स दिए थे वो भी वापस ले जाता है, और वो परचेजिंग डिपार्टमेंट से था। तो उसे कहता है कि तुम्हारे ड्रेस की बहुत ज्यादा कॉस्ट हो रही है, इसे कम करो वरना मैं इसे अप्रूव नहीं करने वाला। लीशु हैरान थी कि एकदम से इसका मिजाज इतना क्यों बदल गया है। सॉन्ग तो बहुत गुस्से में जब अपने डिपार्टमेंट में जाता है तो वहाँ पर वो कुछ बातें सुन लेता है चेयरमैन की अपने मैनेजर के साथ। वो दोनों यही प्लानिंग कर रही थी कि जियांग का ड्रेस उसे हम लोगों ने हिट कराना है, जबकि लीशु का ड्रेस उसे एक फेलियर बनाना है। वो लोग ऐसे सर्कमस्टांसेस डेवलप करना चाहते थे कि ये तो सरासर चीटिंग हो रही है बेचारी लीशु के साथ। लेकिन लीशु से तो इस सब की कोई खबर भी नहीं थी। वो सोचता है कि कितनी इनोसेंट है। उसका दिल दोबारा से मेल्ट हो जाता है और वो उसकी हेल्प करने का फैसला करता है। अब वो अपनी तरफ से पब्लिक में जाकर सर्वेज कर रहा था कि किसका ड्रेस ज्यादा बेटर है, और इसके साथ साथ जाकर बहुत से स्टोर्स पर वो लोगों को कन्विंस करता है, जो भी उसके फ्रेंड्स थे, कि लीशु का ड्रेस वो फ्रंट पर लगाएंगे। सॉन्ग के मैनेजर को भी पता चल जाता है कि वो ये ड्रेस हिट कराने के लिए कितनी कोशिश कर रहा है। और उसके बाद सॉन्ग आता है दोबारा से लीशु की तरफ और कहता है मुझे कोई भी सामान रिटर्न करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा ड्रेस मैं अप्रूव कर दूंगा। और उसे मनाते हुए उससे कहने लगता है कि आज रात मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा बारबेक्यू पर। अब वो रेस्टोरेंट के बाहर उसका वेट कर रहा होता है, जबकि लीशु को एक इमरजेंसी कॉल आ जाती है। वो सॉन्ग को कहती है कि मुझे सीईओ के घर जाना है, बहुत इमरजेंसी है। ये सुनकर फिर से सॉन्ग का मूड खराब हो जाता है। एक्चुअली लीशु को रूयी ने बुलाया था क्योंकि उसकी नैनी को कहीं जाना था, तो इसलिए वो कहती है कि मैं लीशु के साथ ही रहूंगी। रूयी को लीशु बहुत अच्छी लगती थी। लीशु उसके लिए उसकी फेवरेट डिश भी कुक करती है। इतने में वहाँ यू हाओ भी आ जाता है। लीशु तो उसे देखते ही वहाँ से भागने की कोशिश में होती है, लेकिन वो रोक देता है। कहता है कि तुम भी हमारे साथ खाना खाओ, वरना इतना ज्यादा खाना सब वेस्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ऊपर से जियांग भी आ जाती है, जिसका मूड बहुत खराब हो जाता है क्योंकि लीशु उनकी फैमिली का मेंबर ही लग रही थी। और इसके अलावा रूही तो सारा टाइम लीशु की तारीफें करती रहती है, कहती है कि ये आंटी सुंदर भी बहुत है और स्वीट भी। अब ऊपर से एक और मेहमान आ जाता है, और वो बिन बुलाया मेहमान सॉन्ग था, जो एक डॉक्यूमेंट देने के बहाने वहाँ पहुँच गया था। उसके बाद रूही ने जिद की थी कि डैड और आंटी मिलकर मुझे एक स्टोरी सुनाएं, तभी मैं सोऊंगी। तो यहाँ पर लीशु और यू हाओ दोनों उसको ऐसे स्टोरी सुनाते हैं जैसे उसके मॉम डैड हों। जबकि बाहर जियांग और सॉन्ग आपस में बातें कर रहे होते हैं। जियांग उससे पूछती है कि क्या तुम लीशु को लाइक करते हो, लेकिन सॉन्ग वो तो गुस्से में था लीशु से, तो कह देता है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये सोचे कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और कमरे से बाहर आते हुए लीशु उसकी ये बात सुन लेती है और उसका बहुत मूड खराब हो जाता है। जब वो बाहर जाती है सॉन्ग उसके पीछे पीछे था, लेकिन वो उससे बहुत गुस्सा करती है कि तुम ये सारा कुछ जियांग के सामने इसलिए कर रहे थे कि तुम मुझे नीचा दिखाओ। मान लिया वो फिश है, मैं प्रॉन हूँ। अब गुस्से में लीशु वहाँ से जाने वाली होती है तो सॉन्ग उसे रोकता है और एक किस कर लेता है। लीशु उस पर गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। अब आगे जाकर उसका ड्रंक लैंडलॉर्ड बैठा हुआ था और वो भी ड्रंक होकर लीशु को किस करना चाहता था। उसे बहुत गुस्सा आता है, कहती है कि ऑल मैन आर सेम। अब लीशु को तो रात को नींद भी नहीं आ रही थी। वो सोचती है कि ये सॉन्ग ने क्या कर दिया, कहीं वो मुझे लाइक तो नहीं करता। फिर उसे ख्याल आने लगता है कि हम दोनों का एज डिफरेंस भी काफी ज्यादा, मैं उससे बड़ी हूँ, ये पॉसिबल नहीं। उधर जियांग और उसकी मॉम ये दोनों प्लानिंग कर रही थी कि कैसे लीशु को यू हाओ की लाइफ से आउट करें और अपने ऑफिस से भी, क्योंकि वो उनके लिए एक थ्रेट बनती जा रही थी। लेकिन जियांग का कहना था कि बचपन से लेके अब तक कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं हासिल ना कर सकूं, मैं यू हाओ को भी पालूंगी। जबकि आज ऑफिस में वही लैंडलॉर्ड कॉल करता है लीशु से बात करने के लिए।
उसे पता चला था कि वो द स्टाइल कंपनी में काम करती है एज अ डिजाइनर। वो तो उसका फैन नाम लेता है, लेकिन ये सुनकर जियांग हैरान रह जाती है कि बार बार फैन नाम क्यों सामने आता है। उसे शक होने लगता है। वो सोचती है कि मैं कैसे कंफर्म करूं, तो वो एक काम करती है, युआन युआन को मिलने के लिए बुलाती है और फिर उसके बाद लीशु को भी अपने ऑफिस में बुलवा लेती है। अब युआन युआन और लीशु का आमना सामना होता है, ऊपर से जियांग पहुंच जाती है, लेकिन युआन ने यहाँ पर लीशु को बचा लिया था। वो कहती है कि ये मेरी एक्स स्टूडेंट है। एक्चुअली युआन एक प्रोफेसर थी और वो लीशु की खातिर झूठ बोल देती है, लेकिन जियांग को भी पता चल गया था कि ये झूठ बोल रही है। और फिर उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली उस दिन कैफे के बाहर लीशु और युआन की मुलाकात हो गई थी। लीशु ने उसे सब सच बता दिया था। कहती है कि एज लिमिट की वजह से मैं वहां पर जॉब नहीं कर सकी थी, इसलिए पता नहीं हालात ऐसे हो गए कि मुझे अपनी सिस्टर की आइडेंटिटी यूज करनी पड़ी और ये ड्रामा लंबा ही होता गया। वो वादा करती है कि थोड़ा सा मेरा साथ दे दो, जैसे ही मेरा डिजाइन किया हुआ ड्रेस मार्केट में आएगा मैं खुद डिजाइन करूंगी, सबसे अपोलोजाइज करूंगी, बस मेरा एक छोटा सा सपना पूरा हो जाए। जबकि जियांग वो जाती है अब मिलने के लिए लीशु के एक्स बॉस से, जो उनको एक फ्यूनरल पर नजर आया था। अब उसे सारा कुछ पता चल गया था कि लीशु की एज क्या है, उसका कितना एक्सपीरियंस है और उसका बेबी फेस है, इसलिए वो 25 इयर्स की बनी हुई है, अपने सिस्टर का नाम यूज करती है। अब जियांग ने फैसला किया था कि वो सारों के सामने इसे एक्सपोज करेगी। सबसे पहले तो वो सीईओ को कॉल करती है और उसे रात को डिनर पर मिलने के लिए इनवाइट कर देती है। जबकि लीशु को मैनेजर के थ्रू पता चलता है कि देखो सॉन्ग पहले ही ब्राउन है और अब धूप में खड़ा खड़ा तुम्हारे लिए टैन हो रहा है, सर्विस कर रहा है, तुम्हारे ड्रेस के लिए जगह जगह स्टोर में फिर रहा है, तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है। ये सुनकर लीशु काफी टची हो जाती है कि उसके लिए कोई इतना कुछ करता है। उसके बाद सॉन्ग लीशु को एक गिफ्ट देने के लिए आता है। उसका फोन खराब हो गया था, कभी चलता था और कभी नहीं। वो उसको एक नया फोन गिफ्ट देता है, लेकिन वो मना कर देती है। इतने में उसे रूई की कॉल आती है। वो उसे बुलाती है कि मेरी डॉल की बर्थडे पार्टी है, प्लीज आना। लेकिन लीशु उस वक्त सॉन्ग के सामने खड़ी थी, वो साफ मना कर देती है। कहती है कि आंटी जियांग और तुम्हारे डैड ये दोनों अच्छे लगते हैं इकट्ठे, इसलिए मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। अगर मैं तुम्हारी फैमिली से फासला रखूं तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन रूही का ये सुनकर मूड खराब हो गया था और फिर पता चलता है कि रूही मिसिंग हो गई है। उसने लास्ट कॉल लीशु को की थी, तो लीशु भी परेशान हो जाती है। उसको भी इंफॉर्मेशन मिलती है। वो फौरन से उसके घर जाती है। उसे लगा था कि वो कहीं और नहीं बल्कि घर पर ही होगी, क्योंकि उसकी फेवरेट डॉल वो हर टाइम अपने साथ रखती थी, वो घर पर ही पड़ी थी। वो देखती है तो वो एक कबर्ड में छुपी बैठी थी। जब तक यूहाओ आता है, लीशु उसे बड़े मजे से सुला चुकी थी। उसके बाद लीशु बहुत सी एडवाइसेस देती है यूहाओ को कि तुम बिजनेस को ज्यादा टाइम देते हो, अपनी बेटी को भी टाइम दिया, इसीलिए तो उसकी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वो गुस्सा और जिद करती थी। यूहाओ सोचता है कि तुम अपनी उम्र से बड़ी बातें क्यों करती हो, लगता नहीं है कि तुम 20s में हो। और उससे रिक्वेस्ट भी करता है कि रूही तुम्हें बहुत लाइक करती है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाला करो। लीशु बाहर आती है तो सॉन्ग बाहर खड़ा उसी का वेट कर रहा था। वो कहता है कि प्लीज़ ये फ़ोन एक्सेप्ट कर लो, जब तुम कॉल नहीं उठाती तो मुझे बहुत डर लगता है। अब उसकी ये बातें सुनकर लीशु को उसका गिफ्ट एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। जबकि जियांग वो देखती है कि आज सीईओ के घर पर युआन आई हुई है। युआन उसे सच बता देती है। कहती है कि लीशु फैन मेरी क्लास फेलो है, अपनी सिस्टर का नाम यूज़ कर रही है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ उसका एक दफ़ा ड्रेस मार्केट में आ जाए, तब तक तुम खामोश रहो, उसके बाद मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, वो सब कुछ सच बताएगी। अब वो दोनों यही बातें कर रही होती हैं कि ऊपर से यूहाओ आ जाता है। युआन ने जियांग से चुप रहने की रिक्वेस्ट की थी, ऊपर से वहाँ पर सीईओ भी पहुँच जाता है और वो दोनों बात को कवर करने के लिए कोई झूठ बोल देती हैं और यूहाओ को कुछ भी पता नहीं चलता जो भी उन्होंने डिस्कशन की थी। आज लीशु ऑफिस में बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसका डिजाइन रेडी होकर आ गया था और ये उसकी ब्रांडेड कंपनी का सबसे बड़ा डिजाइन था जो कि सीजन के डिस्प्ले पर लगेगा। वो कहती है कि ये मेरा सबसे बड़ा सपना है जो पूरा होने वाला है। उसकी किस्मत उसका साथ फिर से नहीं देती और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अब सारे लोग एक मीटिंग बुलाते हैं, जबकि उसी समय हमें दिखाते हैं कि मैनेजर बाय वो यूहाओ से कह रही होती है कि तुम काम को बहुत ज्यादा टाइम देते हो, बिजनेस के अलावा पर्सनल लाइफ पर भी तवज्जो दो और अपनी लाइफ में एक अच्छी सी लड़की लेकर आओ जो तुम्हें भी टाइम दे और रूही को भी। ये इमेजिन करते हुए उसके माइंड में सिर्फ लीशु ही आती है।
उधर मीटिंग में हमें पता चलता है कि फैक्ट्री को जो प्रोडक्शन इंस्ट्रक्शंस दी गई थी तो उसमें एक टेक्निकल मिस्टेक की वजह से लीशु वाला डिजाइन दिया ही नहीं गया था। बाकी सारी प्रोडक्शन लाइन में लगी हुई थी, लीशु का डिजाइन बीच में से निकल चुका था। एक्चुअली ये सारी साजिश थी जियांग की मॉम की। इन दी एंड यही फाइनलाइज होता है कि लीशु का डिजाइन इस सीजन के लिए पॉज पर रख दिया जाए, अगले साल देखेंगे लॉन्च करना है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर कोई बोलता है तो वो सॉन्ग होता है, वो कहता है कि मुझे 3 दिन दे दे, मैं किसी न किसी फैक्ट्री में अरेंज कर लूंगा जो लीशु का डिजाइन प्रोडक्शन में लाएंगे। चेयरमैन तो मना करना चाहती थी लेकिन सीईओ उसे टाइम देने के लिए यस कर देता है। दूसरी तरफ हमें एक और बात भी पता चलती है कि मैनेजर बाई की चेयरमैन शो से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, उनकी आपस की दुश्मनी थी। मैनेजर बाई उसको याद कराती है कि देखो ये कंपनी तुम्हारी भी है, अगर तुम इस तरह की डर्टी ट्रिक्स यूज करोगी किसी को नीचा दिखाने के लिए तुम्हें क्या फायदा, अगर कंपनी गिरी तो तुम भी गिरोगी। जब वो वापस आती हैं तो उसके कमरे में सीईओ आया हुआ था। मैनेजर भाई उसकी टीचर भी थी तो वो टीचर बनकर उसे डांट भी देती हैं, कहती हैं कि तुम्हें पता है चेयरमैन शू तुम्हारी आंटी इस कंपनी के हालात खराब कर रही हैं, तुम क्यों खामोश रहते हो, तुम्हारे डैड ने इतनी मेहनत करके ये कंपनी खड़ी की है। एक्चुअली यू हाओ आज उनसे एक स्पेशल बात कहने के लिए आया। वो उनसे कहता है कि आप किसी तरह से प्रोडक्शन यूनिट को मनाने की कोशिश करें, क्योंकि उनके मैनेजर भाई से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। वो हर हाल में चाहता था कि लीशु का डिज़ाइन मार्केट में आए, लीशु का दिल टूटे, उसे बहुत बुरा लगेगा, इसीलिए वो ये रिक्वेस्ट कर रहा था। उधर लीशु हमेशा की तरह दोबारा खड़ी अपनी किस्मत को बुरा भला कह रही होती है, लेकिन सॉन्ग वो हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था। वो उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा, तुम भी जाकर कोशिश करो और मैं भी करता हूँ। लीशु को लगता था कि ये क्या कर सकता है, लेकिन सॉन्ग कहता है कि अगर तुमने हार माननी है तो मानो, मैं तो आखिरी दम तक लड़ूंगा। और उसके बाद वो उसी फैक्ट्री के एक सीनियर टेक्नीशियन के पास जाता है जिसकी अपनी फैक्ट्री से लड़ाई हो गई थी और उसने एक अलग से अपनी सेल मार्केट लगाई हुई थी। वो उनके पास जाकर मनाने की हर कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ढीठ थे, बिल्कुल भी नहीं मानते। सॉन्ग भी नहीं हारता बल्कि कहता है कि मैं 2 घंटे में अगर आपका ये सारा माल सेल कर दूं तो क्या आप मेरा साथ दोगे। अब उसकी बैठ लग गई थी और इसके लिए वो लड़कियों के कपड़े पहनकर खड़ा हो जाता है और सेल का काम उसे बहुत अच्छे से आता था। वो इतनी सारी लेडीज को वहां मना कर ले आता है जो कि वो कपड़े खरीदने के लिए बिल्कुल रेडी थी। अब वो सीनियर टेक्नीशियन, उसका दिल पिघल जाता है। सॉन्ग सारे कपड़े तो नहीं बेच पाया लेकिन फिर भी उन्हें उसकी सिंसियरिटी बहुत अच्छी लगी थी कि किसी के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि वो जरूर उसके लिए काम करेंगे। अब उन्होंने एक नया प्रोडक्शन यूनिट अरेंज करके वहां पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी थी। ये बात लीशु को पता चलती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, उसने सोचा भी नहीं था सॉन्ग उसके लिए इतना कुछ करेगा। जब वो फैक्ट्री में जाती है तो वही वाले अंकल उससे कहते हैं कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन लीशु कहती है मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं। अंकल कहते हैं तो फिर हो जाओगी। सॉन्ग इतना हैंडसम तो नहीं था लेकिन आज लीशु को वो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उसकी नेचर अच्छी थी। उसने आज जितना कुछ लीशु के लिए किया कोई आम इंसान नहीं कर सकता था। उसने सारा दिन कुछ नहीं खाया था, लीशु उसके लिए खाना लेकर आई थी। वो दोनों इकट्ठे बैठकर बातें करते हैं। सॉन्ग कहता है मेरी लाइफ में कोई भी सपना नहीं था, बस मैं अपना महीना गुजारने के लिए इंतज़ार करता था कि कब सैलरी आएगी। मैं सिर्फ एक काम करना चाहता था, अपने डैड को ये दिखाना चाहता था कि फैमिली के सपोर्ट के बिना भी मैं जी सकता हूँ और वो तो मैंने करके दिखा दिया। लेकिन जब तुम्हें देखा तुम्हारी लाइफ में कैरियर कितना इंपॉर्टेंट है तो मुझे खुशी हुई। अगर मैं तुम्हारे सपने को पूरा करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उधर जियांग आज बहुत ज़्यादा गुस्से में थी क्योंकि यू हाओ ने कह दिया था कि जब लीशु का डिज़ाइन बनकर आएगा तो उनके सारे स्टोर्स में वो जियांग के डिज़ाइन के बिल्कुल बराबर में खड़ा होगा। अब वो बिल्कुल जल बुन जाती है और जाकर यू हाओ को बातें सुनाने लगती है। कहती है कि एक दफ़ा लीशु ने सॉन्ग के लिए नील डाउन किया था और सॉन्ग वो सारा दिन लीशु के लिए घूमता रहता है, एक फैक्ट्री भी अरेंज कर दी। ये दोनों बहुत प्यार करते हैं, लगता है रिलेशनशिप में है। लेकिन यू हाओ ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे इन बातों से कोई फर्क ना पड़ता हो। और थोड़ी देर बाद जियांग अपनी मॉम को जब बताती है कि लीशु की सच्चाई क्या है तो वो उसे कहती है कि ठीक है, तुम अगर युआन के सामने अपनी फेस सेविंग करना चाहती हो तो करो, लेकिन कुछ और करो जिसकी वजह से नेचुरली उसका ये झूठ एक्सपोज हो जाए। अब हमें दिखाते हैं कि ऑफिस में सारे लोग तैयारी कर रहे थे। उनकी एक वर्कशॉप थी जिसके लिए उन्होंने कल कहीं टूर पर जाना था। अब लीशु के डिपार्टमेंट में वो लोग फैसला करते हैं कि लीशु ही हमारी तरफ से परफॉर्म करेगी क्योंकि उसकी सीवी पर लिखा था कि वो बैली डांसर है। लेकिन लीशु को कहाँ बैली डांस आता था, ये तो उसकी सिस्टर जैन किया करती थी।
वो जेन को कॉल करती है अपनी हेल्प के लिए, लेकिन वो तो शूटिंग के लिए एक रात कहीं बाहर गई हुई थी। जबकि उधर यू हाओ, उसे जियांग की बातों से बहुत फर्क पड़ा था, क्योंकि उसे बार बार वही बातें याद आ रही थी जो जियांग ने कही थी। जब वो लोग वर्कशॉप के लिए गए होते हैं तो सारे लोग वैसे तो क्लास ले रहे थे, लेकिन क्लास लेने के अलावा हर काम कर रहे होते हैं। बहुत बोरिंग था ये लेक्चर। लीशु इस सारा टाइम अपनी बैले डांसिंग के लिए वीडियो देखकर प्रैक्टिस कर रही होती है। यू हाओ भी ऊपर से आ जाता है और उसको ये करते हुए देख लेता है। लेकिन जियांग बड़ी खुश थी, क्योंकि आज उसने लीशु को एक्सपोज करना था। थोड़ी देर बाद परफॉर्मेंसेस की बारी आती है। लीशु भी आकर अपना बैली डांस करती है, लेकिन वो बैली डांस कम और ब्रेक डांस ज्यादा लग रहा था। हर किसी को ऑकवर्ड फील होता है, लेकिन अगर कोई खुश था तो वो सॉन्ग था या फिर यू हाओ। यू हाओ कहता है कि ये सब हम लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, हमें कोई प्रोफेशनल डांसर या परफॉर्मर नहीं चाहिए। लीशु जो भी कर रही है ये नेचुरल दिखती है। आज यू हाओ लीशु से कोई बात करना चाहता था। वो उसके कमरे की तरफ आता है, लेकिन जियांग भी उनके बीच कबाब में हड्डी बन जाती है। और उसके बाद वो लोग एक दूसरे को हॉरर स्टोरीज सुनाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा सॉन्ग डरता है, और सॉन्ग के साथ साथ यू हाओ को तो बचपन का फोबिया था हॉरर स्टोरीज का। उसके तो पसीने ही छूट जाते हैं, लेकिन सबके सामने वो ऐसे ही जाहिर करता है जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। इतने में वहां पर लीशु फैन के नाम से एक डिलीवरी आती है कि लीशु के एक्स बॉस ने उसके लिए बियर भेजी है। अब सारे लोग हैरान थे कि ये फैन तो नहीं, ये तो जेन है। जियांग चाहती थी कि वो एक्सपोज हो जाए। वो खड़ी होती है बताने के लिए, लेकिन इतने में सारे लोग टाल देते हैं कि नाम से क्या फर्क पड़ता है। और यू हाओ तो ये भी कहने लगता है कि ये यकीनन हमें ब्राइब कर रहा है, हमें कपड़ा बेचना चाहता होगा। हमें किसी कंपनी की तरफ से कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए, बियर के लिए मैं पे करूंगा। अब लीशु एक्सपोज होने से तो बच गई थी। उसके बाद वो एक जगह पर जाकर पियानो बजा रही होती है। यू हाओ भी उसके पास आ जाता है, उसके पियानो परफॉर्मेंस की तारीफ करता है और कहता है तुम मेरे साथ बजाओ। जबकि उधर सॉन्ग को जियांग बातें लगा रही होती है। उसे कहती है कि क्या तुम अच्छे से जानते हो लीशु को, लड़कियां बहुत से राज रखती हैं, क्या उसने भी तुमसे कोई सीक्रेट तो नहीं रखा हुआ। एक्चुअली जियांग हर तरफ से ही जेलस होती थी। ना तो लीशु को यू हाओ के करीब बर्दाश्त करती थी, बल्कि सॉन्ग के साथ भी उसकी जगह खराब कर रही थी। उधर यू हाओ और लीशु दोनों इकट्ठे पियानो बजा रहे होते हैं। लीशु बहुत अच्छे से यू हाओ की लीड को फॉलो करती है, वो अच्छा पियानो बजाना जानती थी। वहाँ पर सॉन्ग और जियांग भी आ जाते हैं। सॉन्ग तो बहुत जेलस होता है, जबकि जियांग ऊपर ऊपर से तारीफें करने लगती है। लीशु से कहती है तुम में बहुत से हिडन टैलेंट्स हैं, बड़े सीक्रेट्स रखे हुए हैं, कोई और बात तो हमसे नहीं छुपाई। अब जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो बारिश हो जाती है। लीशु और सॉन्ग एक बस में छुप जाते हैं। वहाँ पर वो अम्ब्रेला तलाश कर रहा होता है, लेकिन मिलती नहीं, तो वो लोग टाइम पास के लिए वहाँ कार्ड्स खेलने लगते हैं। जबकि यू हाओ को भी लीशु की फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसके पास अम्ब्रेला नहीं था। अब लीशु हारी थी तो उसे पनिशमेंट तो मिलनी थी। वो बहुत डर रही होती है, लेकिन सॉन्ग उसे पनिश करने की बजाय उसके लिए एक सरप्राइज कर देता है। वो वहाँ ग्लास पर लिखता है आई लव यू और फिर उसे आईज ओपन करने को कहता है। अब सॉन्ग ने लीशु के सामने अपना लव एक्सप्रेस कर दिया था, लेकिन लीशु बहुत कंफ्यूज थी। सॉन्ग जब उसके लिए अम्ब्रेला लेने जाता है तो वो सोचती है ये किससे प्यार करता है, मेरी असल पर्सनैलिटी से या फिर मेरे दिखावे से। जबकि उधर यू हाओ भी देख लेता है कि किस तरह से सॉन्ग लीशु के लिए अम्ब्रेला लेकर उसे साथ लेकर जा रहा है, और वो हर्ट भी होता है। और फिर उसके बाद ड्रामे में आता है एक सरप्राइज। जब सारे लोग एक दफ़ा एक ट्रेडिशनल बहुत बड़े ब्रांड का खाना खा रहे होते हैं तो जियांग उन लोगों को बताती है कि ये तो आप लोग सॉन्ग के रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हो। वो लोग हैरान रह जाते हैं। तो पता चलता है कि सॉन्ग अपना बहुत बड़ा फैमिली बिजनेस छोड़कर अपने डैड से लड़कर यहाँ पर जॉब कर रहा है। एक्चुअली वो एक बहुत बड़ी फूड चेन कंपनी का हायर है, लेकिन उसे उस ट्रेडिशनल फूड की स्मेल भी अच्छी नहीं लगती और उसे बहुत गुस्सा भी आता है कि वो आज यहाँ क्यों एक्सपोज हो गया। उसके फ्रेंड ने तो किसी को भी नहीं बताया था, बल्कि ये उसकी जूनियर जियांग थी जिसने सारों को ये बात कह दी थी। एक तरफ लीशु को ठंड लग गई थी, वो बीमार थी। उसे रूजी की कॉल आती है कि प्लीज मेरे घर आओ, हम मिलकर फिर से एंजॉय करेंगे। वो उसे भी बता देती है कि आज तो मैं बीमार हूँ, कहीं नहीं आ सकती। वो सोने लगती है तो सॉन्ग उसके घर के बाहर पहुंच जाता है, उसके लिए फ्रूट बास्केट लेता हुआ।
लेकिन लीशु को लगा था कि ये उसकी सिस्टर है जेन, और वो उसी का नाम पुकारती पुकारती गुस्से में बुरा भला कहती दरवाजा खोलती है कि लीशु बीमार है। तो उसका हाल चाल पूछने के लिए सॉन्ग उसके घर पर आता है और जबरदस्ती अंदर का अंदर घुसा चला जाता है। लीशु तो उसे बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन आगे से देखती है तो उसकी मॉम आने लगती है। अब उसे मजबूरन उसे छुपाना ही पड़ता है। सॉन्ग तो उसकी मॉम से मिलना चाहता था, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसने अपनी रॉन्ग आइडेंटिटी जो रखी हुई थी। अब वो अपनी मॉम को बहुत बहाने लगाती है कि किसी तरह से वो फ्रूट बास्केट ना देखें और ना ही उसके कमरे में जाएं जहाँ पर सॉन्ग छुपा हुआ था। अब वो तरह तरह के वियर्ड से बहाने लगाकर अपनी मॉम को अपने कमरे में जाने से रोकती रहती है। जैसे ही वो वॉशरूम में जाती हैं तो वो उसे घर से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन आगे से कोई और आ जाता है और वो होता है उनका लैंडलॉर्ड। अब उससे छुपने के लिए सॉन्ग उसे अपने साथ ही बिस्तर में घुसा लेता है और वो उसको अजीब अजीब से सिग्नल देने लगते हैं। और उस लैंडलॉर्ड को ऐसे लगता है कि जैसे लीशु की सिस्टर जेन यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। वो फौरन से हेजिटेट करता हुआ वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन जब वो देखता है तो आगे से जेन आ रही होती है। तो वो समझ जाता है कि एक्चुअली वहाँ पर कमरे में लीशु थी। अब ये सुनते ही उसके तो आंसू टपकने लगते हैं, उसका तो दिल ही टूट गया था। अब सॉन्ग को लीशु दोबारा से बाहर भेजने लगती है तो आगे से उसकी सिस्टर जैन उन दोनों को पकड़ लेती है, लेकिन जैन यहाँ पर अपनी सिस्टर का साथ देती है और मॉम को वॉशरूम में ही आवाजें लगाने लगती है कि और कोई नहीं मैं ही हूँ, और उन दोनों को वहाँ से भागने में भी हेल्प करती है। बाद में वो लीशु से कहती है कोई बात नहीं, ये लड़का थोड़ा सा टैंड है लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा। उधर ऑफिस में अब सारे कोली सॉन्ग के ऊपर नजरें जमाए खड़े थे क्योंकि उन्हें पता चला था कि ये कितनी रिच फैमिली से हैं। अब सारी गर्ल्स और बड़ी बड़ी लेडीज भी उसके पीछे पड़ी हुई होती हैं। एक तो उससे पूछती हैं कि अगर एज में थोड़ी बड़ी लेडी तुम में इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें क्या फील होगा, लेकिन सॉन्ग साफ इनकार कर देता है। कहता है मुझे यंग लेडीज पसंद है और मैं खुद से उम्र में बड़ी लड़की को कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाने वाला। ये सारी बातें लीशु सुन लेती है और वो तो बहुत हर्ट होती है क्योंकि वो उससे एज में बड़ी थी। अब लीशु के माइंड में यही बात रह जाती है। वो एक ऐसे ही कपल की फोटो लाकर अपनी सिस्टर जेन को दिखाती है कि ये दोनों कैसे लग रहे हैं, क्या वियर्ड नहीं लगते। लेकिन जेन कहती है कि ठीक है एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी बात अलग है। देखो तुम तो ज़्यादा एज की लगती ही नहीं हो और तुम और सॉन्ग एकदम परफेक्ट लग रहे थे। फिर उसके बाद हमें यू हाउ को दिखाते हैं। वो मैनेजर बाई के पास जाता है और उनसे कहता है कि उनकी कंपनी की एनिवर्सरी आ रही है और स्टार एम्प्लॉय का अवार्ड वो किसी और को नहीं बल्कि लीशु को ही देना चाहता है, और वो चाहता था कि मैनेजर इसके लिए उसका फॉर्म फिल कर दें। और साथ ही साथ वो फैसला भी करता है कि लीशु को वहाँ का परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया जाए। मैनेजर बाय कहती हैं कि मैंने एक चीज़ नोट की है, जब भी तुम लीशु का नाम लेते हो या उसका जिक्र करते हो तुम्हारी आईज चमकने लगती हैं। अब सारे स्टाफ को भी ये बात पता चल गई थी कि स्टार एम्प्लॉय कौन बनने वाला है। वो लोग लीशु को काफी लाइक करने लग गए थे। आहिस्ता आहिस्ता उसने सबके दिलों में जगह बना ली थी। वो थी ही इतनी स्वीट। वो सारे उसका थैंक्स करते हैं और उसके लिए बहुत खुश होते हैं। लीशु को एकदम अच्छा फील हो रहा था। अब उसका इस ऑफिस में दिल लग चुका था, लेकिन फिर इस ख्याल से वो सैड हो जाती है कि जिस दिन एनिवर्सरी है उसी दिन उसका ड्रेस भी मार्केट में आ जाएगा और उसके बाद उसे अपना वादा निभाना पड़ेगा। बस ये 2 दिन की खुशी थी, उसके बाद वो रिजाइन कर देगी। यहाँ पर सॉन्ग उसके पास आता है उसके लिए एक स्पेशल सा खाना लेकर, लेकिन लीशु का मूड खराब था, वही एज डिफरेंस वाली बातों से भी और अपनी असल आइडेंटिटी ना दिखाने पर भी। वो उससे खराब मूड में ही बात करती है, जबकि सॉन्ग वो तो हर्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी सोचता है कोई बात नहीं, मैं तो दिल से इसका बॉयफ्रेंड बना ही हुआ हूँ तो मुझे इसकी केयर करनी चाहिए। उधर लीशु फोन करती है यू हाओ को और उसे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाती है। सॉन्ग भी देख लेता है जब लीशु उसके साथ गाड़ी में बैठकर जा रही होती है तो सॉन्ग काफी हर्ट होता है। यू हाउ से अपने साथ खाने पर ले जाता है। लीशु एक्चुअली उसे सारी रियलिटी बताना चाहती थी। वो इस तरह से बात स्टार्ट करती है कि मैं इस अवार्ड के लिए खुद को काबिल नहीं समझती, लेकिन आगे से यू हाउस की हिम्मत बढ़ाता है और उससे कहता है कि तुमने कितना हार्ड वर्क किया। उसकी सारी मेहनत उसको रियलाइज़ कराता है और कहता है कि हम तुम्हें परमानेंट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम तुम्हें रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि कंपनी की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुम पर पड़ने वाली हैं। और उसे कहता है कि तुम्हारे एज अ डिज़ाइनर हमने कार्ड भी प्रिंट करा लिए हैं। लीशु उसे सारा कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती, वो खामोश हो जाती है। और फिर जाते जाते उसे खुश करने के लिए यू हाउ से उसका कार्ड भी मांगता है, जो देते हुए उसे बहुत खुशी होती है। लेकिन वापसी पर सॉन्ग उसका वेट कर रहा था, वो अभी भी वहीं पर ही खड़ा हुआ था।
लीशु उससे ढंग से बात ही नहीं करती। वो चाहती थी कि उससे गुस्से से बोले ताकि वो उससे दूर चला जाए। वो उससे कह देती है कि मैंने कभी भी तुम्हें यस नहीं कहा, ना ही कोई ग्रीन सिग्नल दिया है। मैं तुम जैसे इमेच्योर लड़के के साथ नहीं चल सकती। सॉन्ग कहता है कि जो हमने टाइम साथ बिताया तुम कितनी खुश थी। ये सारा कुछ तुम फोर्सफुली कह रही हो, क्या वजह है, क्यों ऐसे करती। लेकिन लीशु उससे कोई जवाब नहीं देती। अब सॉन्ग हर्ट होकर चला गया था। लेकिन उसे हर्ट करने के बाद लीशु खुद भी खुश नहीं थी। उसका माइंड किसी भी काम में नहीं लग रहा था। और उधर ऑफिस में गर्ल्स आजकल डोरे डालने की कोशिश कर रही थी सॉन्ग पर। सॉन्ग के सामने तरह तरह के कपड़े पहन कर आती थी कि वो अट्रैक्ट हो, लेकिन सॉन्ग किसी पर भी नजर नहीं डालता था सिवाय लीशु के। उधर दिखाते हैं कि जियांग ने भी एक चाल चली थी। उसने सीक्रेटली जाकर लीशु की मॉम की एक वीडियो कैप्चर की थी, जो उन्होंने कहा था कि वो एनिवर्सरी पर चलाएंगे जब आपकी बेटी को अवार्ड मिलेगा, इसलिए ये सरप्राइज ही रहने दें उसके लिए। और इस वीडियो में वो अपनी बेटी का सही नाम ले रही थी, फैन। सॉन्ग एक जगह पर जाता है जहाँ पर उसकी और लीशु की यादें थी। थोड़ी देर बाद लीशु भी वहाँ पहुंची हुई होती है और सॉन्ग समझ जाता है कि इसने दिल से मुझे कभी भी नहीं भुलाया था, ये भी मेरी यादों की वजह से यहाँ पर आई है। वो जाता है, उसे पीछे से हक करता है और कहता है कि मैंने ज़्यादा जल्दी कर दी और अब हम फ्रेंड जोन में भी नहीं रहे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लीशु रोती रहती है और उसके बाद रोते रोते वहाँ से चली जाती है। अब एनिवर्सरी का दिन आ चुका था। उस दिन सॉन्ग लीशु के लिए कुछ स्पेशल करता है। पहले दिन उसका ड्रेस मार्केट में आया था। वो उसी स्टोर की एक एम्प्लॉय को, जो कि उसकी फ्रेंड थी, वही ड्रेस पहनाकर एनिवर्सरी पे भेजता है। ये देखकर लीशु बहुत खुश हो जाती है कि उसका बनाया हुआ ड्रेस किसी ने पहना है, उसका सपना पूरा हो गया था। वो सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले दौड़ती हुई जाती है और स्टोर्स में जाकर देखती है तो उसका ड्रेस डिस्प्ले पर था। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है। उधर अब सेरेमनी तो स्टार्ट हो चुकी थी। जियांग फौरन से कॉल करके लीशु को बुलाती है। लीशु फोन पर जियांग को थैंक्स करती है कि आपने मुझ पर बहुत सख्ती की, इसके बगैर शायद मैं फ्लरिश ना कर पाती। जियांग भी टची होती है कि मैं इसका बुरा चाह रही हूँ और ये फिर भी मुझे थैंक्स करती है। अब उसी सेरेमनी में लीशु की मॉम भी आई हुई थी और ये बात जब जेन को पता चलती तो वो उन्हें रोकने के लिए खुद भी उसी सेरेमनी में पहुंच जाती है। अब जब लीशु को अवार्ड के लिए स्टेज पर बुलाते हैं तो उसकी मॉम कंफ्यूज थी कि ये उनकी बेटी का नाम गलत क्यों ले रहे हैं। इतने में उसकी सिस्टर भी वहां पर पहुंच जाती है और यहाँ पर लीशु सारे लोगों के सामने एक कन्फेशन करती है कि मैं लीशु जेन हूँ ही नहीं, मैं बल्कि लीशु फैन हूँ। और उसकी रियल एज 34 इयर्स है। वो 25 की नहीं है, बल्कि वो झूठ बोलकर जिस कंपनी में काम कर रही थी क्योंकि उसे डिजाइनर बनने का, ये टाइटल हासिल करने का लालच हो गया था। वो सब बताती है कि किस तरह से एक छोटा सा टास्क करने के लिए वो अपनी सिस्टर की जगह इस कंपनी में आई थी, लेकिन जब उसे टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट मिली तो अपनी मजबूरियों की वजह से उसे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि उसे कहीं भी अपनी एज की वजह से जॉब नहीं मिल रही थी। और उसके बाद वो अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग रिजाइन करती है और वो ऑफिस छोड़कर जाने लगती है। यहाँ पर उसे यू हाउ नजर आता है। वो उससे सॉरी करना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, लेकिन यू हाउ से कह देता है कि हमारी कंपनी में तुम्हारा नाम हमेशा एज अ डिसऑनेस्ट याद रखा जाएगा। जबकि सॉन्ग वो भी यही याद कर रहा होता है कि किस तरह से लीशु ने कई दफा इस तरह के हिंट निकाले थे, उसके मुंह से निकला था, लेकिन वो नोटिस ही नहीं कर पाया था। वो सैड था कि एटलीस्ट उससे तो वो सच बोल सकती थी। लेकिन लीशु के ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत तब आती है जब वो घर पहुंचती है। उसकी मॉम बहुत गुस्से में थी कि उसने ये झूठ क्यों बोला है। उसने ना सिर्फ अपनी बल्कि अपनी मॉम की भी जैसे इंसल्ट करा दी थी। वो भी उस सेरेमनी में मौजूद थी। वो गुस्से में उसके डिजाइन और उसकी सुइंग मशीन भी तोड़ने लगती हैं। कहती हैं कि डिजाइनर का टाइटल, इसका लालच तुम्हें क्या कुछ करने पर मजबूर कर गया। लेकिन लीशु की भी अपनी मॉम से लड़ाई हो जाती है। वो कहती है कि ये सारा कुछ मैं आपकी वजह से कर रही हूँ क्योंकि हमेशा से लगता है कि आप जेन से ज्यादा प्यार करती हैं और मुझसे नहीं। और उसके बाद लीशु बाहर जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है, जबकि सॉन्ग उसकी कंडीशन भी कुछ डिफरेंट नहीं थी। वो बहुत सैड था। जब लीशु घर वापस आती है तब तक उसकी मॉम का गुस्सा भी ठंडा हो गया था और उन दोनों की आपस में सुलह हो जाती है और वो तीनों फैसला करती हैं कि जो कुछ होना था हो गया। अब वो आगे अपनी लाइफ सारा कुछ भुलाकर दोबारा से स्टार्ट करेंगी। जबकि द स्टाइल कंपनी में अब एक मीटिंग अरेंज की जाती है और उसमें लीशु के झूठ के बारे में डिस्कशन होती है कि कैसे उन्हें अपने स्ट्रिक्ट लॉज बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर चेयरमैन शू तो कहती हैं कि लीशु के खिलाफ वो लोग लीगल एक्शन लें,
लेकिन बहुत से लोग ऐसा नहीं चाहते थे। मैनेजर बाय भी झूठ बोलकर बहाना लगाती हैं कि इस तरह से हमारी कंपनी की भी बदनामी होगी। इन दी एंड जब वोटिंग होती है तो जियांग ने भी लीशु के खिलाफ लीगल स्टैंड ना लेने के लिए वोट किया था। इसी वजह से कंपनी अब शांत हो गई थी। लेकिन जियांग को अपनी मॉम से जरूर डांट पड़ती है कि तुम लीनियंट क्यों हो रही हो। लेकिन जियांग का कहना था उसने जो वादा किया वो पूरा किया, अब उससे मजीद बदला लेने की हमें कोई जरूरत नहीं। अब जियांग को लगा था कि यू हाओ की लाइफ में उसके लिए दरवाजे खुलने वाले हैं, तो वो ऐसा करती है कि रूजी के लिए अब कुकिंग भी सीखने लगती है। जबकि थोड़े अरसे बाद हमें ये बात भी पता चलती है कि स्टोर्स में सबसे ज्यादा सेल होने वाला आइटम वो वही था जो लीशु ने जैकेट डिजाइन किया था। वो जियांग के डिजाइन से भी ज्यादा सेल हुआ था, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था। लीशु बेचारी को कोई नई जॉब एज अ डिजाइनर तो मिली नहीं थी, लेकिन वो एक कॉफी शॉप पर जॉब स्टार्ट करने लग जाती है। जबकि यू हाओ को दिखाते हैं कि उसे लीशु का डिजाइनिंग स्टाइल और उसकी सोच ज्यादा पसंद आई थी, और वो यही बात जियांग को कह देता है कि जो नए प्रोजेक्ट के लिए तुमने डिजाइन प्रेजेंट किए हैं मुझे वो कैची नहीं लगे। तुम लीशु की तरह से सोचने की कोशिश करो, देखो उसकी बनाई हुई जैकेट हमारी नंबर 1 सेल्स पर रही है। और उसके बाद यू हाओ ना चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाता और वो लीशु का पीछा करना जारी रखता है। और वो गाड़ी में उसका पीछा करते करते उसकी जॉब से लेकर उसके घर तक उसके पीछे पीछे आता है। यहाँ पर एक दफा लीशु को शक होता है तो वो एकदम अपनी गाड़ी में लेट जाता है ताकि वो नजर ना आ सके। और उधर घर पर लीशु की मॉम ने एक नई लाइफ स्टार्ट करने का फैसला किया था, तो वो आज घर पर अपने लैंडलॉर्ड को इनवाइट करती हैं। एक्चुअली वो लीशु के साथ उसकी एक ब्लाइंड डेट अरेंज करना चाहती थी, लेकिन लीशु को वो बहुत बुरा लगता था। पर वो अपनी मॉम के सामने बिल्कुल खामोश रहती है और इवन कि उसे स्माइल भी करना पड़ता है। उधर सॉन्ग वो अपनी और लीशु की फोटोज देख देख कर खुश हो रहा होता है कि इतने में उसे फेसबुक के सर्कल में एक फोटो नजर आती है, और वो वही थी लीशु की ब्लाइंड डेट वाली फोटो। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सोचकर सारा गुस्सा अपने फोन पर निकालता है और कहता है कि इसे क्या अधिकार है मेरी लाइफ में जब चाहे आए और जब चाहे निकल जाए। और उसके बाद अब सॉन्ग ने भी लीशु का पीछा करना स्टार्ट कर दिया था। वो उसकी बहुत केयर करता था, वो उसके लिए खाना भी ऑर्डर कराता है क्योंकि उसके पास पैसे कम थे। और उसके बाद वो सन टैन ना हो जाए इसलिए वहाँ अम्ब्रेला भी फेंक कर जाता है। और लीशु की केयर में यू हाओ भी किसी से पीछे नहीं था। उसने वही कॉफी शॉप वाले को पटाया हुआ था और उसे वो पैसे दे रहा था। वो चाहता था कि वो लीशु का पूरा ख्याल रखे और उसे जॉब पर कोई मुश्किल ना हो। जब उसे पता चलता है कि लीशु को एनीमिया है तो वो फौरन से मेडिकल स्टोर जाता है और उसे बहुत सारी मेडिसिन और सप्लीमेंट भी लेकर देता है, और साथ साथ उसे कहता है कि लीशु को आराम करने दिया करो, उसे ज्यादा वेजेस दिया करो, इवन कि वो उसके लिए चिकन सूप भी पैक करा कर भिजवाता है। सॉन्ग भी देखता है कि वो किस कॉफी शॉप पर आजकल काम कर रही हैं। अब लीशु के जाने के बाद वो भी आता है उसी कॉफी शॉप के ऑनर के पास और उसे ब्राइब करके कहता है कि मुझे लीशु के बारे में सारी खबरें चाहिए। वो कहाँ जाती है, उसकी ब्लाइंड डेट की न्यूज, जो भी तुम उसे फोन पर बात करते सुनो मुझे बताना। और उसके अलावा उसको कुछ लिस्ट भी देता है जो डिजाइनर जॉब्स के लिए वो अप्लाई कर सकती है। लीशु जब घर वापस जाती है तो उसकी मॉम तो उसे लैंडलॉर्ड के साथ ही बांधना चाहती थी, लेकिन जैन एक दफा इशारों में कहती है कि इसका एक पुराना कोलीग है, वो यंग भी था, इसे इतने 7 साल छोटा था, फिर भी इसे लाइक करता है। लेकिन लीशु कहती है वो सब अब पास्ट में था। उधर द स्टाइल के ऑफिस में मैनेजर बाय और चेयरमैन शू के बीच एक बेट लग जाती है, क्योंकि मैनेजर बाय ने बहुत अरसे से कोई भी डिजाइनिंग नहीं की थी, तो वो एक दूसरे को चैलेंज कर बैठती हैं। मैनेजर बाय ने कहा था कि अपने नए प्रोडक्ट्स के लिए डिजाइन मैं ही करूंगी, और अगर सेल्स 5% से ज्यादा इंक्रीज ना हुई तो मैं रिजाइन भी करूंगी। अब यू हाओ परेशान था कि कहीं मैनेजर बाय को रिजाइन ना करना पड़ जाए, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट थी और कहती हैं कि मैं एक ऐसी डिजाइनर अपनी हेल्पर के तौर पर चूज करूंगी कि तुम सारे लोग हैरान रह जाओगे और मैं जीत के ही दिखाऊंगी। उधर कॉफी शॉप का ऑनर सारी बातों के नोट्स बना बना कर सॉन्ग को सेंड करता रहता है। सॉन्ग को पता चल जाता है कि वो लैंडलॉर्ड एक्चुअली एक लॉन्ड्री की शॉप चलाता है। अब वो भी कॉफी शॉप पर आया हुआ था और यू हाओ भी। उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे क्लियर कट अल्फाज में एक दूसरे को कहते हैं कि वो लीशु को लाइक करते हैं। अब वो ऑफिशियली रोमांटिक राइवल्स बन चुके थे। यहाँ पर सॉन्ग को प्लस पॉइंट इस बात से मिलता है, वो कहता है कि आपके पास तो इतने गट्स भी नहीं कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें,
और वाकई सॉन्ग ऐसा ही था। वो ना तो हारने से डरता था और ना ही अपनी फीलिंग्स को शो करने से। पर यू हाओ ने तो आज तक लीशु को कभी भी नहीं बताया था कि वो उसकी केयर करता है या उसे लाइक करता है। उसके बाद सॉन्ग सीधा जाता है उसी लैंडलॉर्ड की शॉप पर। वहां पर जैन भी उसे देख लेती है और ये सारा कुछ लीशु को बताती है कि तुम्हारा पुराना कोलीग तुम्हारी ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए गया हुआ है। सॉन्ग जाकर अपनी असलियत तो नहीं बताता, लेकिन सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं लीशु के पुराने कोलीग का भी आगे फ्रेंड हूँ जो उसे लाइक करता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की ब्लाइंड डेट के बारे में मुझे पता चले कि कहाँ तक चली। अब वो लैंडलॉर्ड तो झूठ बोल देता है, कहता है कि मैं तो सोच के बताऊंगा, लेकिन लीशु वो तो हमेशा से मुझसे सच्चा प्यार करती है, मुझे ही लाइक करती है। मैं सोचूंगा कि उसका प्यार एक्सेप्ट करूं कि ना करूं। अब ये सब सुनने के बाद सॉन्ग की हालत बहुत ख़राब होती है और वो सड़क किनारे लीशु की मामा के ही नूडल शॉप पर बैठकर बहुत ड्रिंक करता है। लीशु भी उसे वहाँ पर देख लेती है और ऐसे करते हुए देखकर बहुत सैड हो जाती है। जबकि सॉन्ग ड्रंक होकर जाता है सीधा उसी लैंडलॉर्ड की शॉप पर और उससे रिक्वेस्ट करने लगता है। कहता है कि अगर लीशु वाकई आपको लाइक करती है तो वो बहुत अच्छी लड़की है, प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर लें और मुझसे वादा करें कि आप उसे हमेशा खुश रखोगे। अब वो लैंडलॉर्ड भी जान गया था कि ये उस कोलीग का फ्रेंड नहीं बल्कि वही कोलीग है जो खुद लीशु को लाइक करता है। उधर रूही को दिखाते हैं, वो भी लीशु को बहुत याद करती थी। वो एक दिन यू हाओ से कहती है कि अगर उसने झूठ भी बोला था तो क्या हुआ, आप उससे नफरत क्यों करने लगे हैं? मैं भी तो इतने झूठ बोलती हूँ, आप मुझसे तो नफरत नहीं करते। जबकि लीशु की फ्रेंड युआन युआन उससे मिलती है और उसे कहती है कि मैं एक जगह पर तुम्हें एज अ डिजाइनर रिकमेंड कर सकती हूँ। उसके किसी फ्रेंड की कंपनी थी, लेकिन जब उसके रिकमेंड करने पर लीशु वहां जाती है तो वो देखती कि पहले ही सॉन्ग उस कंपनी के ऑनर के साथ बैठा है और उसे मनाने की कोशिश कर रहा है कि लीशु को एक चांस दे दो। बेशक वो ओवर एज है, लेकिन आप उसके टैलेंट देखकर हैरान रह जाओगे। लीशु ये देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि सॉन्ग उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। और सॉन्ग भी सरप्राइज था कि लीशु ने सारा कुछ सुन लिया है। सॉन्ग खामोशी से वहां से जाने लगता है तो लीशु उसे पीछे से हक करती है और फिर उसके सामने आकर कहती है कि उस दिन तुमने मुझे आई लव यू बोला था, मैं उसका जवाब आज देना चाहती हूँ। अब सॉन्ग को तो लैंडलॉर्ड की बातों पर यकीन आया हुआ था। उसे लगा था कि लीशु उसे रिजेक्ट कर देगी, वो तो बचपन से अपने लैंडलॉर्ड से ही प्यार करती है। वो उसे कोई भी जवाब देने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। एक्चुअली वो बहुत डरता था उस दिन से कि जब लीशु उसे रिजेक्ट कर दे। यू हाओ ने भी थोड़ी सी तो हिम्मत जुटाई थी। वो आज कॉफी शॉप पर आता है लीशु से मिलने के लिए, उसे अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन बैड लक, वो आज इंटरव्यू के लिए कहीं गई हुई थी और यू हाओ की आज बर्थडे थी। उसकी पूरी फैमिली उसे घर पर बुला रही थी तो वो वापस चला जाता है। लेकिन केक काटते ही उन लोगों को एक बैड न्यूज मिलती है। युआन को पता चलता है कि उसका हस्बैंड उसके साथ चीट कर रहा था और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्या होगा, दी स्टाइल कंपनी में किस तरह से वापस एंट्री होगी लीशु की, ये देखने के लिए स्टे कनेक्ट। हम देखते हैं कि युआन युआन बहुत सैड थी और यू हाओ उसे तसल्ली दे रहा होता है और अब वो लोग डिवोर्स का केस फाइल करेंगे। जबकि दूसरी तरफ जियांग को दिखाते हैं, उसने एक्चुअली केक के अंदर एक सरप्राइज छुपाया हुआ था। वो एंगेजमेंट रिंग गिफ्ट करना चाहती थी यू हाओ को, लेकिन मौका ही नहीं मिला। एक दफा पास्ट में जब वो स्कूल में थी तब भी उसने यू हाओ को प्रपोज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो आगे से बोला था कि कौन है ये अनलकी इंसान, और इसी वजह से उसकी कभी करेज ही नहीं हुई कि अपनी फीलिंग्स उसे एक्सप्रेस कर सके। उसके बाद ऑफिस में यू हाओ देखता है कि इस साल की जो विनर थी डिजाइनिंग कंपटीशन की, वो तो लीशु फैन थी और ये बात उसे आप क्लिक की थी कि वो कौन सी लीशु थी। वो फौरन से जाता है मैनेजर बाय के पास और उन्हें वही डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और उसके डिजाइन्स भी। अब वो इशारों इशारों में ये हिंट दे कर जाता है कि आप इसी को ही अपनी असिस्टेंट रख सकते हैं, और मैनेजर बाय का भी यही ख्याल था। वो फौरन से लीशु को कॉल करती हैं और यही बात उससे डिस्कस करने लगती हैं। लीशु को बहुत शर्मिंदगी थी, वो एक दफा तो इनकार कर देती है, लेकिन मैनेजर बाय भी इस मौके का पूरा फायदा उठाने वाली थी क्योंकि चेयरमैन शू ने उनको पूरी छुट्टी दी थी कि वो कंपनी के बाहर से भी जिसे चाहें अपनी हेल्पर हायर कर सकती हैं। उसके बाद कॉफी शॉप में लीशु के कुछ पुराने कोलीग्स आते हैं। उन्हें एक्चुअली लीशु की हेल्प चाहिए थी क्योंकि उनको ओवरनाइट एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना था। वो लीशु से हेल्प मांगते हैं, अपने साथ उसे ऑफिस में ले जाते हैं और जब लीशु वहां जाती है तो उसे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है उसी ऑफिस में दोबारा जाकर।
वो लोग बाकी सारों से चोरी चोरी रात के टाइम पर ओवर टाइम में उसकी हेल्प लेने के लिए उसे वहां पर बुला कर लेकर आए थे। यहाँ पर सॉन्ग भी उनके साथ उनकी हेल्प करा रहा होता है। सॉन्ग कोशिश तो बहुत करता है कि लीशु को अवॉइड करे, लेकिन ये पॉसिबल कैसे था। वो एक दफा लीशु के लिए एक ड्रिंक लेकर आता है और उसके गले में कुछ फंसता है और चोकिंग होने लग जाती है। और यहाँ पर फिर सॉन्ग मार मार के उसके अंदर से वो पर्ल निकालता है और वो लोग बहुत हंसते हैं क्योंकि लीशु का निशाना बड़ा अच्छा था। सारी रात काम करने के बाद लीशु ने वो डिजाइन उनके लिए फाइनलाइज करके रेडी कर दिया था। तो अब सुबह ही सुबह सॉन्ग उसे अपने साथ लेकर जाता है और वो लोग नाश्ता पैक कराते हैं। जब वो उसे ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है तो उन दोनों की राइड में उनको काफी अच्छा लगता है और बहुत से स्वीट से क्यूट से मोमेंट्स भी आते हैं। सॉन्ग तो बहुत खुश था, थोड़ा टाइम ही सही उसे लीशु के साथ बिताने को तो मिला। अब उसके बाद वो अपना वही डिजाइन अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं। उनको वो डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आया था, हर कोई अप्रूव करता है और जियांग, चेयरमैन शू सब उसे बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं। इन दी एंड जब वही कोलीग्स दिखाते हैं कि इस ड्रेस की असल डिजाइनर कौन है तो वो तो लीशु निकलती है। ये देखकर बहुत से लोगों का मूड खराब हो जाता है, लेकिन सीईओ बहुत खुश हो गया था। अब लीशु तो ये काम करके वापस जाने लगी थी, लेकिन उसे सॉन्ग के थ्रू पता चलता है कि किस तरह से मैनेजर बाय की एक शर्त लगी है चेयरमैन शू के साथ, और अगर वो बेट हार गई तो उन्हें ऑफिस से रिजाइन करना पड़ेगा। वो सोचती है कि मैनेजर बाय इतनी स्वीट है तो मैं उनकी जरूर हेल्प करूंगी। अब ऑफिस में सॉन्ग लीशु का बहुत ख्याल रख रहा था और यू हाओ भी ये सारा कुछ देख रहा था। यू हाओ लेट होता जा रहा है। उसके बाद एक मीटिंग होती है जिसमें मैनेजर बाय अनाउंस करती है कि मैं लीशु को ही अपना असिस्टेंट और हेल्पर के तौर पर हायर करना चाहती हूँ। लेकिन जियांग बहुत जेलस हो गई थी। वो कहती है कि मैं ये सारा कुछ होना अलाउ नहीं कर सकती और मैनेजर बाय को एक चैलेंज कर देती है। वो दोनों एक ड्रेस डिजाइन करेंगी अपनी अपनी टीम के साथ। जियांग उसकी वोटिंग में जीत गई तो फिर वो लीशु को हायर ही नहीं कर सकेंगी। सो अब लीशु एक हफ्ते के लिए दोबारा इस ऑफिस में आ गई थी टेम्परेरीली। वो सीईओ के पास जाती है और उनका थैंक्स करती है कि जैसे बाकी लोगों ने मेरी हेल्प की, आप भी मेरे साथ बहुत काइंड रहे। लेकिन यू हाओ कहता है कि क्या मेरी काइंडनेस तुम्हें बाकी लोगों से अलग नहीं लगती? तुम मुझे बाकी लोगों के अलावा कोई स्पेशल जगह नहीं देती क्या? लेकिन लीशु इन सारी बातों को सिर्फ प्रोफेशनली देख रही थी। लेकिन जब वो अपनी कॉफी शॉप वापस जाती है तो उसे अपने नए वाले बॉस के थ्रू पता चलता है कि उसके पुराने वाला बॉस कितनी केयर करता था उसकी, और जो भी चिकन सूप और वो सप्लीमेंट्स थे वो सारे यू हाओ ने ही उसको भिजवाए थे। ये सुनकर वो हैरान रह जाती है। अब लीशु को नया डिजाइन करने के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी तो मैनेजर बाय उन लोगों को बाहर भेज देती हैं कि थोड़ा सा आउटिंग करो और फ्रेश हो जाओ, एक दिन बाद वापस आना। अब वो लोग माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं। सॉन्ग होता है लीशु के साथ और बाकी के कोलीग्स गलत गेट से एंटर हो गए थे तो यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ होते हैं। सॉन्ग एक दफा थोड़ा सा साइड पर जाता है तो वहां पर लीशु एक मुसीबत में फंस गई थी। वो फोन गिरा बैठी थी जो सॉन्ग ने उसे गिफ्ट किया था। वो कभी उसे खोना नहीं चाहती थी तो उस फोन को बचाते बचाते वो खुद पानी में डूबने लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब सॉन्ग वहां पहुंचता है तो लीशु बेहोश पड़ी हुई थी। वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। उसे अभी तक होश नहीं आया था, उसकी जान तो बच गई थी। डॉक्टर कहता है कि ये कोमा में भी जा सकती है, प्लीज इसकी फैमिली के क्लोज लोगों को उसके करीब लेके आओ जिनसे ये प्यार करती है। अब सॉन्ग को तो वही बातें याद थी कि वो अपने लैंडलॉर्ड से बहुत प्यार करती है। उसने बहुत झूठ बोले थे कि वो बचपन से उसकी लवर है। अब सॉन्ग को तो लगा था कि लीशु को जगाने के लिए उसे ही बुलाना पड़ेगा। वो फौरन से जाता है, उस लैंडलॉर्ड को घसीट कर अपने साथ ले जाता है और वो लैंडलॉर्ड इतना बुरा बुरा रोता है और कहता है कि लीशु मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट कर लूंगा, एक दफा होश में आओ हम शादी कर लेंगे। और उसकी बेसुरी आवाज और उसमें रोना सुनकर लीशु की तो कौमे से भी आंखें खुल जाती हैं। लेकिन सॉन्ग को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जैसे ये तो लीशु का सच्चा प्यार ही है। अब इस फनी सी मिसअंडरस्टैंडिंग में सॉन्ग फैसला करता है कि वो लीशु की लाइफ से निकल जाएगा। उधर लीशु दूसरी तरफ अलग परेशान हो रही थी कि जब से वो होश में आई उसे सॉन्ग नजर ही नहीं आया था। वो उसे बहुत मिस कर रही थी और सॉन्ग भी उसे मिस करते हुए बहुत से मैसेज कर देता है क्योंकि उसे पता था कि उसका तो फोन ही खराब है। वो अपने दिल की हर बात उन मैसेजेस में लिख देता है। लेकिन सॉन्ग को ये अंदाजा नहीं था कि लीशु दोबारा से उसी नदी में जाएगी अपना फोन तलाश करने के लिए। वो प्यारा गिफ्ट उसे सॉन्ग ने दिया था। वो फाइनली उस फोन को तलाश करके रिपेयर करने भेज देती है। जबकि वो लैंडलॉर्ड आता है सॉन्ग के पास और कहता है कि देखो लीशु के पास्ट में कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं भुला नहीं पा रहा। उसका मतलब वही था कि जो उसने लीशु को सॉन्ग के साथ देखा था लेकिन वो शक्ल नहीं देख पाया था। वो कहता है कि मैं गिव अप करता हूँ, देखो मैं भी टैन हूँ तुम भी टैन हो,
तुम मेरे जैसा बनने की कोशिश करो तो शायद लीशु अपने दिल में तुम्हें भी जगह दे दे जैसे मुझे दी है। अब इसी तरह की अपनी तारीफें करती हुई ओवर एक्टिंग करके वो वहां से चला जाता है, जबकि उधर जियांग और उसकी मॉम पूरी तरह से रिगिंग करने की कोशिश करते हैं। वो लोग रॉ मटेरियल वालों को मना कर देते हैं कि किसी तरह की प्रोडक्ट्स मैनेजर बाय को सेल ना करें, कोई बहाना करके मना कर दें। अब मैनेजर बाय और लीशु बहुत मुसीबत में फंस गए थे। वो लोग बहुत से मटेरियल पर एक्सपेरिमेंट तो कर लेते हैं और उनके पास एक्सपेरिमेंट के लिए एक ही लड़का था और वो था सॉन्ग, जिसे वो हर बार ठंडे और गर्म पानी में डुबोते रह जाते हैं और वो ये सारा कुछ खुशी खुशी करने को तैयार था सिर्फ लीशु के लिए। अब उनको जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो सिर्फ श्रीलंका से ही अवेलेबल था। अब सॉन्ग हर तरह से लीशु की हेल्प करना चाहता था कि वो अपना डिजाइनर बनने का सपना पूरा कर सके। तो वो श्रीलंका की जो कंपनी थी उसका बॉस उसके डैड का फ्रेंड था, बहुत क्लोज फ्रेंड। अब इतने सालों बाद वो अपने डैड से मिलने के लिए जाता है और वहां पर उनका एक वेटर था जो बहुत चपड़ चपड़ घंटों बोलता रह जाता है और सॉन्ग का सर ही खा जाता है। इन दी एंड जब उसके डैड आते हैं तो उनकी 2 साल पहले बेट लगी थी कि अगर मैं वापस आया तो ये वाइन की बोतल 1 मिनट में खत्म करके दिखाऊंगा। आज सॉन्ग को वही करना पड़ता है। उसके बाद बेचारा वॉमिट करता रह जाता है और अब डैड ने उसे मौका दिया था कि उसकी बात सुने। सबसे पहले तो जब डैड सॉन्ग का कार्ड देखते हैं तो उनकी हंसी ही नहीं रुकती कि 2 साल मेहनत करके तुम सिर्फ एक छोटे से असिस्टेंट डायरेक्टर ही लगे हो। सॉन्ग उनसे रिक्वेस्ट करता है कि अपने फ्रेंड से कहें कि हमें मटेरियल दे दें, लेकिन डैड ने भी एक शर्त रख दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये तुम्हारी शर्त मैं पूरी कर दूं तो उसके बाद तुम वहां से रिजाइन करके मेरे पास वापस आओगे और रेस्टोरेंट का बिजनेस संभालोगे, क्योंकि डैड का कहना था कि मेरे मरने के बाद ये इतना बड़ा पला पलाया बिजनेस तुम्हें फ्री में नहीं मिलने वाला, तुम भी मेहनत करो और अपना खून पसीना बहाओ। इन दी एंड लीशु का प्रोजेक्ट बिल्कुल सही से पूरा हो जाता है और उसके बाद ऑनलाइन उनकी वोटिंग स्टार्ट होती है। जियांग बहुत कोशिश करती है सीईओ से पूछने की कि वो किसको वोट देंगे, लेकिन यू हाउ खामोश रहता है और उसके बाद ऑनलाइन वोटिंग में काफी सस्पेंस क्रिएट करने के बाद लीशु और मैनेजर बाय का डिजाइन जीत जाता है। अब इतना कुछ होने के बाद लीशु तो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन जियांग सैड हो गई थी। यू हाउ उसके पास जाता है और कहता है कि सच बताऊं तो आज के दिन मुझे तुम्हारा डिजाइन ज्यादा बेटर लगा था। और जियांग उसे इतना प्यार करती थी कि उसे दुनिया की परवाह ही नहीं थी। उसने बस यू हाओ के मुंह से अपनी तारीफ सुनी, अपने डिजाइन की तारीफ सुनी, उसे इसी से तसल्ली हो गई। वो अपना हर गम अब भूल चुकी थी। उधर सॉन्ग के डैड उसे फोन करके बुला रहे होते हैं कि तुम्हें आज रात से ही ट्रेनिंग के लिए यहाँ पहुंचना होगा। और सॉन्ग बहुत गुस्से में था क्योंकि उसने तो आज डिनर पर सबके साथ सेलिब्रेट करने जाना था। इतने में वहां पर लीशु का फोन भी रिपेयर होकर आ जाता है और वो वहां पर वो मैसेजेस देख लेती है जो सॉन्ग ने उसे सेंड किए थे और उसे सारी समझ आ जाती है जब एक ड्रंक फ्रेंड उसे बताता है कि सॉन्ग तुम्हारे और तुम्हारे लैंडलॉर्ड के रास्ते से हट रहा है क्योंकि तुम लोगों का तो बचपन का प्यार है ना। अब लीशु को समझ आती है कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है और उसे ये भी पता चलता है कि कैसे सॉन्ग ने अपने डैड के सामने हार मानी सिर्फ उसी का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब वो जल्दी जल्दी सॉन्ग के पीछे जा रही होती है। सामने यू हाओ खड़ा होता है। यू हाओ बहुत सारी करेज इकट्ठी करके उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। कहता है कि मैं सिर्फ एक काइंड बॉस नहीं हूँ, बल्कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम्हारे ही प्यार में मैंने अपनी कंपनी के बहुत से रूल तोड़े हैं। मैं लीनिएंट रहा हूँ। पता नहीं क्यों मेरा बार बार तुम्हें देखने को दिल करता है। क्या तुम मेरी हमसफर बनोगी? लेकिन लीशु आगे से सॉरी कर देती है। एक्चुअली यू हाओ बहुत लेट हो गया था। यू हाओ पूछता है कि अगर मैं नहीं तो तुम और किसको लाइक करती हो? लीशु कहती है कि मैं बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, बहुत कुछ है जो मैंने अभी उसके साथ जाकर क्लियर करना है। लेकिन जाते जाते रुक कर वो सीईओ को कहती है कि आपने जो कुछ बोला उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। मैं अप्रिशिएट करती हूँ और मुझे बहुत ऑनर है कि आप मुझे लाइक करते हैं, पर किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा हुआ है। और इसके साथ ही वो सीधी जाती है सॉन्ग के पास और कहती है कि मेरी कोई भी सेलिब्रेशन तुम्हें देख के बगैर इनकम्प्लीट है। और फिर उसे वही फोटो दिखाती है जो उसने उसे आई लव यू कहा था। सॉन्ग कुछ कहना चाहता था लेकिन वो उसे सब कुछ कहने से रोक देती है और अपना आंसर देती है कि आई लव यू टू।
सॉन्ग उसके लैंडलॉर्ड का नाम लेने ही वाला था कि वो उसे चुप कराने के लिए उसे किस कर देती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि जब सॉन्ग को पता चलता है कि लीशु ने उसके दिए हुए फोन को बचाते बचाते पानी में छलांग लगा दी थी, तो ये सुनकर वो बहुत टची हो जाता है और आइंदा के लिए ऐसी सारी स्टूपिडिटी से उसे मना करता है कि तुम सबसे इम्पोर्टेंट हो, फोन और मेरी तरफ से गिफ्ट अब तुम्हें मिलते रहेंगे। और फिर फाइनली लैंडलॉर्ड से रिलेटेड भी उनकी सारी कंफ्यूजन्स अब दूर हो जाती हैं। अब वो ऑफिशियली एक कपल बन चुके थे। और उसके बाद सॉन्ग अपनी बाइक पर बिठाकर लीशु को ड्रॉप करने के लिए जाता है। वो दोनों बहुत खुश थे और सॉन्ग उससे ये प्रॉमिस भी करता है कि बेशक तुम मुझसे उम्र में बड़ी हो, लेकिन मेरी लाइफ में और मेरे दिल में यंगेस्ट और सबसे सुंदर हमेशा तुम ही रहोगी। और फिर सॉन्ग को वादा निभाने के लिए अपने डैड की शॉप पर ट्रेनिंग लेनी तो पड़ती है, लेकिन दिल ही दिल में उसने फैसला किया था कि ऑफिस से रिजाइन वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, बल्कि अपने डैड को चक्कर दिला देगा। लीशु की मॉम को भी पता चल गया था कि उनकी बेटी की लाइफ में एक बॉयफ्रेंड आ चुका है और उसका नाम सॉन्ग है, और उसकी बहुत तारीफें उन्होंने पहले जैन के मुंह से भी सुनी थी, तो वो कहती हैं कि अब मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जबकि दूसरी तरफ हमें यू हाओ को दिखाते हैं, उसने फैसला किया था कि बेशक लीशु उसे रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे, वो परवाह नहीं करेगा। उसका लीशु के लिए प्यार और उसके लिए केयर हमेशा से एक ही जैसी रहेगी। वो लीशु को जाकर उसका एम्प्लॉय कार्ड देता है। लीशु बहुत खुश हो गई थी। सबसे पहला बिजनेस कार्ड उसके असली नाम का वो यू हाओ को ही देती है। वो यू हाओ को बताना चाहती थी अपने और सॉन्ग के रिलेशन के बारे में, लेकिन वो कहता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें पहले भी लाइक करता था और हमेशा करता रहूंगा और तुम्हारी केयर भी करूंगा। उसके बाद रात के टाइम पर लीशु अपनी मॉम से अपने बॉयफ्रेंड की ऑफिशियल मीटिंग करा ही देती है, और मॉम को भी सॉन्ग बहुत पसंद आया था। उन्होंने पहले भी उसे एक दफा देखा था, लेकिन तब नहीं पता था कि उनकी बेटी का लाइफ पार्टनर बनने वाला है। सॉन्ग को अब रोज रोज टाइम से अपने डैड की शॉप पर जाना पड़ता है, जहां पर उसे अपने डैड की और उनके एक डंप से सर्वेंट की बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ती हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। उधर ऑफिस में जियांग आजकल बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उसको मैनेजर बाय के साथ एक नया डिजाइनिंग डिपार्टमेंट मिल गया था और वो बार बार उसे कंपटीशन देती जा रही थी। उसके अंदर जेलसी शदीद होती जा रही थी। सॉन्ग भी ऑफिस में लीशु का बहुत ख्याल रखता था। वो दोनों इकट्ठे ही लंच किया करते थे। एक दफा सॉन्ग लीशु को अवेयर भी करता है कि टीम लीडर जियांग और उसके साथ साथ चेयरमैन शू अब उनके निशाने पर तुम दोनों हो, इसलिए अब तुम बच कर ही रहना। सॉन्ग ने तो सोचा था अपने डैड को चक्कर कराएगा, लेकिन उसके डैड तो उसके ऑफिस में ही पहुंच गए थे और उन्होंने पता कर लिया था कि सॉन्ग ने तो अभी तक रेजिग्नेशन लेटर भी नहीं दिया। वो उसे एक हफ्ते का टाइम देते हैं कि जल्दी से जल्दी रिजाइन करो और वापस मेरे साथ अपनी कंपनी वाला बिजनेस संभालो, वरना मैं बार बार तुम्हें जलील करने के लिए तुम्हारे ऑफिस के चक्कर काटता रहूंगा। लीशु ने भी देख लिया था कि सॉन्ग उसी की वजह से ये जॉब नहीं छोड़ रहा, और वैसे भी उसका मन ही नहीं लगता अपने डैड के बिजनेस में। अब अगले दिन लीशु को फ्लू हो गया था, तो सॉन्ग भी उसके लिए अपने से एक रेमेडी लेकर आता है, और बाद में यू हाओ भी आता है उसके लिए विटामिन सी लेकर। अब उन दोनों के बीच जेलसी और कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। दोनों की नजर थी कि वो किसकी दी हुई ड्रिंक पिएगी, लेकिन किस्मत का करना कुछ ऐसा था कि सॉन्ग की दी हुई ड्रिंक गिर जाती है और बाद में उसे यू हाओ की दी हुई ड्रिंक मजबूरन पीना ही पड़ती है। यू हाओ वैसे तो काफी मैच्योर था, लेकिन इस टाइम पर वो भी बिल्कुल बच्चा बना हुआ था कंपटीशन में। लीशु ने अब फैसला किया था कि वो सॉन्ग के डैड से मिलने जाएगी, लेकिन जब वो आगे जाती है तो वहां पर जो सर्वेंट बैठा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही डैड थे, जो बहुत सालों पहले उन्हें छोड़कर भागे हुए थे। ये सरप्राइज उसके लिए वेट कर रहा होगा, ये उसने सोचा भी नहीं था। अब सॉन्ग के डैड को छोड़ वो साइड पर जाकर अपने डैड से बात कर रही होती है। उसके डैड बताते हैं कि मैं एक कम्प्लीटली लूजर हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि पहले जो मेरे बिजनेस में नुकसान हुआ था उसे कवर अप करूं, तुम लोगों का सामना करूं, लेकिन मैं और ज्यादा नुकसान में घिरता चला गया और अब मैं इतना ज्यादा कर्जदार हो चुका हूं कि तुम लोगों के सामने अपनी चेहरा लाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। लीशु उन्हें बहुत समझाती है कि आपकी वजह से मॉम ने कितना सफर किया, हमें अकेले पाला बड़ा किया, सारी मुसीबतें देखी। आप प्लीज मॉम के पास चले, माफी मांगे। लेकिन डैड कहते हैं कि मैं इस काबिल नहीं, मैं तो कुछ बन ही नहीं पाया, तो उसका सामना कैसे करूं। और उसी टाइम पर यू हाओ लीशु के घर पर पहुंचा हुआ होता है।
उसे उसकी फिक्र थी कि उसे कोल्ड है, उसे पूछने गया था। लेकिन आगे लीशु की मॉम बहुत सारी बातें करती हैं कि आपको हमारी वजह से इतना ट्रबल हुआ, और वो भी बताती हैं कि अवार्ड फंक्शन के लिए उनकी जो वीडियो रिकॉर्ड की गई। अब यहाँ पर यू हाओ एकदम हैरान होता है कि किसने वो वीडियो रिकॉर्ड की, और उसमें वो फैन नाम लेती रही थी। इसका मतलब है जो भी ये कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ लीशु को सारी दुनिया के सामने एम्बैरस करना चाहता था। वो उनसे वो बिजनेस कार्ड लेकर जाता है जो भी वीडियो रिकॉर्डर उनके घर पर आया था। अब उस बिजनेस कार्ड के थ्रू यू हाओ ने सारा पता चला लिया था। एक्चुअली ये जियांग थी जिसने ये सारा कुछ किया था। वो ऊपर से क्यूट और स्वीट बनती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत गहरी चालें चलती थी। और अभी भी जियांग जाती है रूजी के पास। रूजी उसे अच्छे से बात नहीं करती थी, तो आज जियांग भी उसे बहुत बातें सुनाती है। ये भी नहीं देखती कि वो एक छोटी सी बच्ची है। उसे कहती है कि अगर तुम बातें नहीं मानोगी तो कल को तुम्हारे डैड बिल्कुल इसी तरह से तुमसे भी नफरत करेंगे और घर से निकाल देंगे जैसे तुम्हारी मॉम को निकाला है। उधर लीशु अब अपने डैड से मिलकर वापस आ गई थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी मॉम को ये सब बताए। उसकी मॉम ने बहुत मुश्किल से डैड को बुलाया था और अपनी लाइफ में मूव ऑन किया था। जबकि यू हाओ को जियांग का एक और रंग भी पता चलता है जब रूजी वही सारी बातें उनसे शेयर करती है जो कल जियांग ने गुस्से में उससे कही थी। वो बहुत हर्ट फील करता है कि वो इतनी गिरी हुई है, छोटी बच्ची से ये करने वाली बातें नहीं थी। जबकि सॉन्ग के डैड को दिखाते हैं, उनको अपने उसी सर्वेंट के थ्रू पता चल जाता है कि एक लड़की लीशु फैन जो कि उसी सर्वेंट की बेटी है, वो मेरे बेटे की अब गर्लफ्रेंड बनी हुई है। जबकि यू हाओ ने फैसला किया था कि वो जियांग से डायरेक्ट बात करेगा। वो उसे वही वीडियो दिखाता है और पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रही थी। जियांग उसे क्लियरली कह देती है कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखती हूँ, हमेशा से रखती थी, लेकिन पहले तुमने किसी और से शादी कर ली और अब लीशु को अपनी लाइफ में वो जगह दे रहे हो। मैं बहुत जेलस हो गई थी, और तो और उसने मुझे कंपटीशन में भी हरा दिया। यू हाओ कहता है कि मैं अंधा नहीं, मैं शुरू से ही जानता हूँ कि तुम्हारी मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं, लेकिन मेरी नज़र में तुम हमेशा से एक छोटी बहन ही लगती हो। इसलिए मैं डरता था कि तुम ना तो मुझे कभी प्रपोज करो और ना ही मुझे रिजेक्ट करना पड़े। और प्लीज़ एक बात सुन लो, लीशु मेरी लाइफ में हो या ना हो, लेकिन तुम्हें मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखता। जबकि उधर ऑफिस में लीशु से मिलने के लिए आज डैड सॉन्ग आते हैं। लीशु बहुत मेच्योर और अच्छी सुलझी हुई लड़की थी। वो उनसे बहुत ठीक से बात करती है, लेकिन डैड ने उसे क्लियर कट कह दिया था कि इन सारी बातों में मैं फंसने वाला नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे से ब्रेकअप कर लो, कि तुम लोगों का कपल मैं अप्रूव नहीं करने वाला। उसके बाद लीशु बाहर जियांग को देखती है। वो सैड सैड जा रही थी। वो उससे वजह पूछती है तो जियांग उसे ही बातें सुनाने लगती है। कहती है कि तुम बहुत चालाक हो, तुमने ही मुझे इस पॉइंट तक पहुंचाया है, मैं कितनी तकलीफ से गुजरी हूँ, सारा कुछ तुमने मुझसे छीन लिया और तुम मेरी दुश्मन हो। मैं अब तुमसे दुश्मनों की तरह ही बिहेव करूंगी। लीशु अब शाम को सॉन्ग को फोन करती है और उसे सारी बात बताती है कि कैसे उसके डैड ने आकर उनके ब्रेकअप की बात की है। सॉन्ग तो बहुत गुस्से में आ गया था, फौरन से डैड से मिलने जाना चाहता था, लेकिन लीशु से मना करती है कि तुम ठंडे दिमाग से काम लो और तुम जल्दी में कुछ नहीं करोगे, प्रॉमिस मी। लेकिन सॉन्ग कहाँ बाज आने वाला था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और वो लोग ऐसे उसका मेकअप कर जैसे वो बहुत ज्यादा ड्रंक है और इस वक्त बड़ी बुरी हालत में है। आंखों में आंसू थे ग्लिसरीन की शक्ल में। ऊपर से वो उसके डैड को बुला लेते हैं। अब वो डैड के सामने नाटक करना स्टार्ट कर देता है कि मैं अब सारी उम्र ऐसे बेवड़ों वाली जिंदगी गुजार दूंगा अगर लीशु मुझे ना मिली तो। डैड मेल्ट हो भी जाते, लेकिन जब वो उसके आंसू साफ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो आंसू थे ही नहीं, ये तो ग्लिसरीन थी। अब वो गुस्से में उसे डांटते हैं और बुरा भला कहते हुए वहां से चले जाते हैं। जबकि ऑफिस में चेयरमैन शू और जियांग की वजह से एक मुसीबत बन गई थी। उनके कुछ डिजाइन्स उनकी एक राइवल कंपनी ने चोरी कर लिए थे। अभी तक उन्होंने प्रोडक्शन का ऑर्डर किया ही नहीं था कि उनके डिजाइन मार्केट में आ चुके थे। अब 3 लोग थे जिन्होंने उस कंपनी से कांटेक्ट किया, जिसमें से 2 मैनेजर बाय और लीशु भी थे। यू हाओ को तो उन पर पूरा भरोसा था, लेकिन चेयरमैन शू कहती हैं कि लीशु मुझे बहुत ही बेईमान टाइप की लड़की लगती है, उसने पहले भी चीटिंग की थी। जबकि मैनेजर बाय, उन्होंने भी फैसला कर लिया था कि वो असली चीटर को ऑफिस में से पकड़ कर दिखाएंगी। उधर लीशु को जब पता चलता है कि सॉन्ग ने अपने डैड के साथ क्या नाटक किया है तो वो उसे बहुत बातें सुनाती है और कहती है कि प्लीज तुम मैच्योर हो जाओ, तुम चाइल्डिश लगते हो और तुम्हारे डैड यही समझेंगे कि मैंने ये सारा नाटक तुम्हें सिखाया है। अब उनकी नज़र में मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी।
और फिर सॉन्ग वादा करता है कि आइंदा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और फिर हमें एक और बात पता चलती है, फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सॉन्ग के डैड उनसे एक्चुअली जियांग मिलने के लिए गई थी। उसने फैसला किया था कि वो लीशु को सुकून से नहीं जीने देगी, सॉन्ग से उसका ब्रेकअप करा के ही रहेगी। वो जानी मानी डिजाइनर थी। जियांग उनको बताती है कि किस तरह से लीशु 34 इयर्स की है और उसने एक दफा अपना नाम बदल के, एज बदल के चीटिंग भी की हुई है, और वो इसीलिए सॉन्ग के साथ है क्योंकि उसे पता है कि वो बहुत बड़े बिजनेस का मालिक बनने वाला है। और इसके साथ साथ लीशु के डैड का इंप्रेशन भी कुछ अच्छा नहीं था सॉन्ग के डैड की नज़र में। इसीलिए उन्होंने फैसला किया था कि लीशु सॉन्ग की लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती। अब जियांग ने अपनी मॉम के साथ मिलकर फैसला किया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वो लोग मीटिंग बिठाएंगे और वही डिजाइन चोरी होने के इल्जाम में किसी तरह से सीईओ की सीट से यूहाओ को भी फारिग करेंगे। वो यूहाओ से बदला लेना चाहती थी। जबकि लीशु एक दफा ऑफिस में यूहाओ को कंफर्ट कर रही होती है। वो डिजाइन चोरी और चीटिंग होने की वजह से काफी परेशान था। जब उनको बातें करते हुए सॉन्ग देखता है तो जेलस हो जाता है। वो फौरन से वहां से लीशु को पकड़कर जाने लगता है। यूहाओ से रोकने लगता है और वो बेचारी सैंडविच बनकर रह जाती है। यूहाओ कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ये बाहर होगी, लेकिन इस टाइम पर ये मेरी एम्प्लॉय है। सॉन्ग ने भी कह दिया था कि मैं जानता हूँ कि तुम सिर्फ इसे एम्प्लॉय की नजर से नहीं देखते। अब वो दोनों आमने सामने खड़े थे लीशु के लिए। लीशु सॉन्ग को कहती है कि प्लीज तुम मुझे एम्बैरस करना बंद करो, और लीशु की तरफ से चाइल्डिश या इमेच्योर जैसे वर्ड्स सुनना ये सॉन्ग के लिए किसी गाली से कम नहीं था। जबकि उधर मैनेजर बाय को एक बात पता चलती है कि जिस इंसान के थ्रू उन्होंने सारी करप्शन कराई है और डिजाइन सेल कराए हैं, उसकी अपनी एक फैमिली है और उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर था, जिसकी वजह से उसे ये काम करना पड़ा। अब जब छुट्टी का टाइम होता है तो उस वक्त सॉन्ग हाथ पकड़कर लीशु को अपने साथ ले जाता है और लेकर सीधा जाता है अपने डैड के रेस्टोरेंट पर। लीशु उसके साथ अंदर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो हाथ पकड़कर बिल्कुल एक हीरो की तरह जबरदस्ती उसे अंदर ले जाता है। अब वो लीशु का हाथ पकड़कर डैड के सामने कन्फेस करता है कि ये मेरा प्यार है। अगर आप मुझे चाइल्डिश या इमेच्योर समझते हैं तो मुझे नहीं मालूम, मुझे इससे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स पहले कभी भी नहीं आई थी। इसकी एक हंसी, इसकी एक खुशी के लिए मैं सारा दिन भागता फिरता हूँ, और अगर इसकी आंखों में एक आंसू देख लूं तो मैं खुद सारा दिन रोता रह जाता हूं। मुझे लगता है कि इसी को प्यार का नाम देते हैं। मैं बेग करता हूं, प्लीज आप मुझे और लीशु को एज अ कपल अप्रूव कर दें। यहाँ पर लीशु के डैड भी खड़े हुए थे। सबसे पहले तो अंकल उनको किचन में काम करने के लिए भेज देते हैं, और फिर उसके बाद डैड कहते हैं कि अगर मैं तुम दोनों का रिलेशनशिप अप्रूव नहीं कर रहा तो उसकी एक वजह लीशु के डैड भी हैं। क्या उनको तुम लोगों ने देखा है? वो कैसे इर्रिस्पॉन्सिबल इंसान है, और उन्होंने मेरे बहुत सारे पैसे भी वापस करने हैं। 2 मिलियन से ज्यादा का कर्जा उन्होंने सॉन्ग के डैड से लिया हुआ था। वो कहते हैं कि एज अ फैमिली मेंबर मैं उसे इज्जत नहीं दे पाऊंगा। क्या तुम ये बर्दाश्त कर सकोगी? इसलिए समझ जाओ कि तुम्हारी और हमारी फैमिलीज कंपैटिबल नहीं है। अब लीशु के डैड ये सारा कुछ किचन में बैठे सुन रहे थे, और वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, हर्ट होते हैं कि उनकी बेटी की खुशियों को उनकी वजह से नजर लग रही है। लेकिन सॉन्ग बाहर आकर लीशु को चीयर अप करता है और कहता है कि मुझे तुम भी एक्सेप्ट हो और तुम्हारी फैमिली भी एक्सेप्ट है। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। उसके बाद एक और वाकया होता है। जैन लीशु को फोन पर चोरी चोरी बातें करते हुए सुन लेती है। उसे शक हो जाता है। वो बाद में उसके फोन से वही नंबर निकाल लेती है। एक्चुअली ये लीशु के डैड का नंबर था। जबकि उधर ऑफिस में डिजाइन्स चोरी होने वाले मैटर पर एक मीटिंग अरेंज होती है। वहां पर सरप्राइजिंगली मैनेजर बाय आती हैं और कन्फेस करने लगती हैं कि मैंने ही वो डिजाइन्स चोरी करके उनको बेच दिए थे। अब चेयरमैन शू की सारी प्लानिंग इस तरह से खराब हो गई थी, लेकिन यूहाओ को पूरा ट्रस्ट था कि उसकी टीचर किसी रीजन की वजह से ये सारा कुछ कर रही हैं। वो सिर्फ इतना ही कहती हैं कि कभी कभी सच के रास्ते पर चलने से ज्यादा बेहतर होता है कि आप अपनी कुर्बानी दे दें। जबकि उधर जैन ने पता चला लिया था वो एक्चुअली उसके डैड थे, क्योंकि उसने फोन करके एक लॉटरी का झांसा देकर उनसे पता निकलवा लिया था, और फिर वो फौरन से अपनी मॉम को भी कॉल करके बता दे दिया कि फौरन से इस जगह पर पहुंचे, मुझे डैड मिल चुके हैं। अब लीशु की मॉम उसी रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी थी और वो बिजली बंद कर उसके डैड पर गिरती हैं और हर चीज उठा उठा कर उन्हें मारने लग जाती हैं। उन्हें बहुत गुस्सा था। वो इतने सालों से उन लोगों को अबंडन करके भागे हुए थे। अब वो लोग ऐसे ही भागम भागी करते हुए पार्क तक पहुंच जाते हैं। लीशु को भी खबर हो गई थी, वो भी वहीं पर ही आ जाती है। वो मॉम से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि डैड की भी मजबूरियां हैं,
उनका दिल इतना बड़ा नहीं था कि वो आपका सामना कर सके। लेकिन मॉम गुस्से में थी और कहती हैं कि इनको आइंदा से डैड मत बोलना। उसके बाद ऑफिस में यू हाओ लीशु और जियांग दोनों को बुलाता है और कहता है कि एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, उसने अवार्ड शो पर हमारा बनाया हुआ ड्रेस पहनना है क्योंकि वो हमारी एम्बेसडर बन रही है। उसके लिए वो दोनों एक एक गाउन डिजाइन करेंगी। अब ये सेलिब्रिटी पर है कि वो किसका गाउन चूज करती है। लेकिन लीशु अब जियांग से कोई भी कंपटीशन नहीं करना चाहती थी। उसकी जेलसी की वजह से हालात बहुत खराब हो गए थे और इसी वजह से वो पहले ही गिव अप कर देती है। जबकि उधर अंकल सॉन्ग आज दोबारा से आते हैं लीशु को मिलने के लिए और उसे वही वीडियो दिखाते हैं जो उनके रेस्टोरेंट में कितना नुकसान किया है उसकी फैमिली ने मार पीट करके। वो कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली किसी जू से कम नहीं और जानवरों के साथ रिश्ता करने का मेरा कोई दिल नहीं करता और मेरा एक ही बेटा है सॉन्ग, उसे मैं ऐसी मुसीबत में नहीं फंसाना चाहता, इसलिए उसकी जिंदगी से निकल जाओ। लीशु जाते जाते उनको रोकती है और कहती है कि मैं एक शर्त पर आपकी बात सुनूंगी और सॉन्ग से ब्रेकअप करूंगी। आप उसको उसकी लाइफ जीने दें, उस पर पाबंदी ना लगाएं कि वो आपके साथ काम करे। अब लीशु से मिलने के बाद अंकल जियांग से मिलते हैं और वहां पर वो जो बातें कर रहे होते हैं वो उनकी एक कोलीग सुन लेती है कि जियांग के ही भड़काने पर वो दोनों का ब्रेकअप कराना चाहते हैं। अब रात को लीशु सॉन्ग के पास आती है, उसके गले लगती है, रोती है और उसे कहती है कि लाइफ में गॉड की तरफ से मेरे पास सबसे प्रेशियस गिफ्ट तुम ही हो। तुमने जैसे मेरी केयर की है आज से पहले किसी ने भी नहीं की। लेकिन तुम्हारे सपने तुम मेरी वजह से अचीव नहीं कर पाओगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने डैड की बात सुनो और हम अपने रास्ते अलग कर लें। और फिर इसी नोट के साथ वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं कि अगर किस्मत में हुआ तो वो दोबारा मिलेंगे। और फिर सॉन्ग एक लास्ट राइड देता है लीशु को उसके घर तक और फिर एज अ बॉयफ्रेंड लास्ट टाइम उसको सी ऑफ कर देता है। वो दोनों बहुत दुखी थे। इसके बाद वो बहुत रोते हैं। सॉन्ग का फ्रेंड तो उसे बहुत मशवरे देता है कि उसे किडनैप करो और दोनों कहीं दूर भाग जाओ। लेकिन सॉन्ग का कहना था कि मैं और कोई भी इमेच्योर हरकतें नहीं करना चाहता। लीशु बहुत मैच्योर है, उसका दिल जीतने के लिए मैंने दिखाना है कि मैं भी चाइल्डिश नहीं हूँ। लीशु को फिर एक दिन युआन युआन मिलती है और उसे बताती है कि किस तरह से जियांग ने प्रॉमिस तोड़ दिया था। तुम जियांग को बहुत अच्छी लड़की समझती थी ना, उसने बहुत चाल चली थी, वो सारी दुनिया के सामने तुम्हें शर्मिंदा कराना चाहती थी। कैसे उसने उसकी मॉम की वीडियो रिकॉर्ड की थी। और फिर ये सुनने के फौरन बाद ही लीशु को एक और बात भी पता चलती है और वही कोलीग ने जो चोरी चोरी सुना था वो उसे बताते हैं कि अंकल सॉन्ग को एक्चुअली जियांग ने भड़काया है कि तुम सॉन्ग की दौलत के पीछे हो, इसीलिए उससे शादी करना चाहती हो। अब लीशु और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो गुस्से में सीधा जियांग के पास जाती है। वो कहती है कि मेरे कुछ भी करने का कोई सबूत नहीं है, तुम वाकई एक चीटर हो और चीटर ही रहोगी। जियांग उसे एक चैलेंज देती है कि ठीक है, फिर जो गाउन सेलिब्रिटी के लिए बनाना है उस पर कंपटीशन होगा। अगर मैं जीती तो तुम ये कंपनी छोड़ दोगी और अगर तुम जीती तो मैं अंकल सॉन्ग के पास जाऊंगी और बताऊंगी कि मैंने उनसे झूठ बोला था। उधर चेयरमैन शू भी सीईओ की सीट से यू हाओ को हटाने के लिए अपनी प्लानिंग कर रही होती हैं, जबकि मैनेजर बाय वो यू हाओ को सारा सच बता देती हैं कि किस तरह से चेयरमैन शू और जियांग के कहने पर एक एम्प्लॉय ने हमारे साथ झूठ बोला था। उसे बचाते बचाते मैंने अपनी जॉब की कुर्बानी दी है। जबकि रूजी आज जबरदस्ती लीशु को अपने घर पर बुलाती है। वो उसके साथ बहुत खुश होती थी हमेशा से और यूहाओ उन दोनों को देखकर हमेशा खुश होता रहता था। युआन तो उससे बहुत कहती है कि काश लीशु ही मेरी भाभी बन जाए, लेकिन उसे क्या पता था कि यूहाओ तो रिजेक्ट हो चुका है। अब लीशु ने पूरी एक्साइटमेंट से उस गाउन पर काम करना स्टार्ट कर दिया था। उसे हर हाल में अब जीतना था। और जियांग दूसरी तरफ वो भी अपना काम कंटिन्यू रखती है। लीशु और जियांग दोनों अपने ड्रेस के डिजाइन्स उस सेलिब्रिटी को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो सेलिब्रिटी इतनी कंफ्यूज हो गई थी कि उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि किसको चूज करें। जियांग ने उसके फेवरेट कलर्स चूज किए थे, जबकि लीशु ने उसके कैरेक्टर से इंस्पायर होकर उस ड्रेस को डिजाइन किया था। यू हाओ को थोड़ा बहुत शक हो चुका था कि जो कुछ भी फिशी उसके ऑफिस में चल रहा था, इस वक्त सॉन्ग से ज्यादा एतमाद के काबिल और कोई भी नहीं था। वो उसे हेल्प करने के लिए अपने पास बुलाता है। और उसी टाइम पर जियांग और उसकी मॉम भी प्लानिंग कर रहे थे कि एक एवरेज सी सेलिब्रिटी को लीशु का डिजाइन किया हुआ ड्रेस चोरी करके वो उधर पहना देंगे, ताकि सेलिब्रिटी जो बड़ी वाली है वो उसका ड्रेस ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दे। जबकि लीशु अपने डैड से मिलती है और कहती है कि मैं आपके सारे कर्जे उतारना चाहती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपकी हेल्प करूंगी। और उनको ऐसे मिलते हुए देख लेते हैं सॉन्ग के डैड। वो हैरान थे कि लीशु तो बहुत चालाक और दौलत की पुजारी थी,
जियांग ने जो कहा था ये तो उसके ऑपोजिट लगती है। और उसके बाद नेक्स्ट ही डे लीशु के डैड जाकर अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं और कहते हैं कि मैं अब ओवरसीज काम करना चाहता हूँ ताकि जल्दी बहुत सारा पैसा कमाकर आपका कर्जा उतार सकूं। मैं अब एम्बेरसमेंट की लाइफ और नहीं जी सकता। जबकि उधर ऑफिस में दिखाते हैं कि चेयरमैन शो का जो आदमी उनके लिए चीटिंग किया करता था वो आजकल डांट खा रहा था क्योंकि उस सेलिब्रिटी ने वो ड्रेस पहना ही नहीं था जो लीशु ने डिजाइन किया था। अब वो अपना सारा गुस्सा उसी एम्प्लॉय पर निकालती हैं और उसे बाहर भेज देती हैं। उसके बाद फाइनल दिन आ जाता है, वो दोनों ड्रेसेस डिस्प्ले किए जाते हैं। अब वो देखकर सेलिब्रिटी इन दी एंड चूज करती है जियांग के ड्रेस को। जियांग बहुत खुश हो गई थी, लेकिन वो सेलिब्रिटी लीशु के पास आती है, जियांग से सिर्फ हैंडशेक किया तो उसे हक करती है और कहती है कि तुम्हारा काम मुझे बहुत दिल को छुआ है, क्या तुम मेरी स्टाइलिंग कंसल्टेंट बनोगी। लीशु के लिए ये बहुत बड़े ऑनर की बात थी। जियांग जीत के भी लीशु से हार गई थी, लेकिन वादा किया था लीशु को निभाना पड़ेगा। वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी करती है छोटी सी, जिसमें सारे ड्रिंक करते हैं और उसके बाद वो ऑफिस छोड़कर चली जाएगी। वो सॉन्ग से भी मिलती है अपनी तरफ से तो लास्ट टाइम। जबकि उधर लीशु के डैड भी जा रहे होते हैं, उसकी मॉम को पता चल जाता है। वो जाती हैं, उसे रोकती हैं, वो उनसे माफ़ी मांगते हैं, वो भी खुले दिल से उसे माफ़ कर देती हैं। सॉन्ग के डैड ये सारा कुछ देखते हैं तो एकदम उनका इमेज बदल जाता है, जो भी लीशु की फैमिली का उनके माइंड में था। वो कहते हैं कि ये इतने बुरे लोग तो नहीं थे। और फिर आता है एक ट्विस्ट। यू हाओ चेयरमैन शू को और जियांग को अपने सामने बिठाता है और कहता है कि मेरे पास सारे सबूत हैं, जो भी करप्शन पिछले दिनों आप लोगों ने की है, ऑफिस से डिजाइन्स चोरी किए थे। एक्चुअली सॉन्ग और यू हाओ ने मिलकर सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे और वो बहुत डिसअपॉइंट हुआ था कि इस सारे काम में जियांग भी अपनी मॉम के साथ थी। चेयरमैन शू अभी भी आगे लड़ना चाहती थी, लेकिन जियांग कहती है कि बस करें, यू हाओ के सामने इससे ज्यादा वर्ष खुद को होते हुए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जियांग बहुत हर्ट हो चुकी थी। वो वहां से सीधा जाती है अंकल सॉन्ग की शॉप पर और फिर उनको बताती है कि मैंने आपसे जो भी बोला था वो झूठ था। लीशु चीटर लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी है और आपके बेटे से सच्चा प्यार करती है। और उसके बाद फिर सीन बदलता है। लीशु और सॉन्ग दोनों की शादी हो चुकी थी। वो लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे, लेकिन सबसे पहले तो सीईओ की कॉल आ जाती है जो उनको डिस्टर्ब करता है और सॉन्ग को ऐसा लग रहा था कि शायद आज भी वो उसका रोमांटिक राइवल बना ही हुआ है, कबाब में हड्डी की तरह। अब वो फोन ऑफ करता है तो नेक्स्ट टाइम लीशु के फोन पर एक कॉल आ जाती है। वो उसका फोन भी ऑफ कर देता है, लेकिन फिर सारे लोग इकट्ठे उनके कमरे में एक सरप्राइज देने के लिए आ जाते हैं। एक रिचुअल थी जो उनको पूरी करनी थी। एक स्पेशल ड्रिंक पीकर उन्हें किस करना होगी और जब वो दोनों यहाँ पर किस कर रहे होते हैं तो इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।